हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्ज़ाम है CUET, दैट इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका जो यूनिट है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो पूरा यूनिट है हमारा, दैट इज़ दी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसका कंप्लीट रिवीजन देखेंगे। इसके जो है पूरे एक ही पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब वैसे तो मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से सब कुछ डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में, बट येट अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि थोड़ा सा मैम और डिटेल में चले जाइए, या अगर इसमें थोड़े से और डिटेल वे में मैं समझाती तो ज़्यादा बेटर रहता, तो उसके लिए आपको बस एक छोटी सी चीज़ करनी है, एंड दैट इज़ हमारे जो ऑलरेडी वीडियोज़ बने हुए हैं इकोनॉमिक्स के 12th क्लास में आप लोगों को मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है उनमें, तो वो जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है वो वाले आप वीडियोज़ देख लीजिए। उनमें से आपको जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्पेसिफिकली देख लीजिए, तो आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर आउट हो जाएंगे। क्योंकि जब मैंने टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया है तो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है एज कंपेयर टू द वे जो कि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी सब कुछ जो है अच्छे से कवर्ड हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, साथ ही साथ में इन सारी चीज़ों के साथ में ये जो पूरा रिवीजन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, जो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, इसके साथ साथ में मैं बीच बीच में आप लोगों को बताते भी जाऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। वी नो कि MCQ बेस्ड हमारा एग्जाम होगा, सो अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी भी ही। इसके अपार्ट हम लोग MCQ पर बेस्ड जो वीडियो है, सोलली MCQs जो है चैप्टर के, वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस वे में जो है क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा उसे भी जो है लिंक करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से, दैट इज गवर्नमेंट बजट से। अब देखो, नॉर्मली बजट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने आपके घर पे देखा होगा कि बजट बनाया जाता है, राइट। मंथली बजट बनाया जा रहा है। जो आपके पेरेंट्स है वो देखते हैं कि अच्छा हमारी इतनी इनकम है, इस इनकम का इतना पार्ट जो है वो आपकी स्टडीज़ के लिए, इतना जो है कुछ प्रिकॉशनरी मोटिव से रखा गया है, इतना जो है बेसिक जो नेसेसिटीज़ है उनके लिए यूज़ किया जा रहा है, उसके अपार्ट कुछ जो और भी चीज़ें हैं जो कि गुड्स वगैरह खरीदने हैं उनके लिए इतना अमाउंट, ठीक है, इतना सेव किया। तो वो सारी चीज़ें जो है वो पहले एनालाइज की जाती है कि इस पूरे मंथ में जो है कितना एक्सपेंस हम लोग इनकर करेंगे। अब देखिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बजट बोलते हैं। दैट मीन्स बजट को हम क्या बोल सकते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एक क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। रेवेन्यू देखा कि इतना इतना रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में से हम इतना इतना क्या करने वाले, एक्सपेंस इनकर करने वाले। तो हम बोल सकते हैं बजट क्या है, बजट जो है वो आपका एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू थ्रू आउट दी मंथ, अगर मैं इंडिविजुअल बोलूँ तो थ्रू आउट दी मंथ आपका जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है उसकी स्टेटमेंट। अब एक चीज और समझिए कि बजट जो है हम पहले बनाते हैं। हम कभी भी जो है पूरा मंथ निकल गया उसके बाद में, जैसे कि मान लो पूरा जुलाई निकल गया है, अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो मैं कभी भी 1 अगस्त को जुलाई का जो है बजट नहीं बनाऊंगी, मैं 1 अगस्त को अगस्त का बजट जो है वो फ्रेम करूंगी, राइट। हम बजट जो पहले बनाते हैं और बाद में जो है हम सारे जो ये एक्सपेंसेस वगैरह हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में होने के बाद में, इस जो सारे एक्सपेंसेस हैं इनकर करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे बजट से जो हमारे बजट से जो एक्चुअल में सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं वो कितना डिफर कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग चला या नहीं चला। तो यहाँ से हमें ये चीज़ भी समझ में आती है कि बजट जो है वो हमेशा पहले बनाया जाएगा, बाद में नहीं। हम पहले बजट बनाएंगे और फिर जो है पूरा मंथ हम निकालेंगे। अब ये हो गई एक इंडिविजुअल बजट की बात। अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट की, तो गवर्नमेंट का बजट क्या होता है। अब देखिए, वी नो कि गवर्नमेंट क्या है, वो टू द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, ये जो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, राइट, दैट इज द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट की फैमिली क्या है, गवर्नमेंट की फैमिली बात कर रहे हैं हम। गवर्नमेंट की इंडिविजुअल या पर्सनल लाइफ नहीं, गवर्नमेंट जो कि हमारे लिए वर्क करे, ठीक है, उनकी फैमिली कौन है, पूरी कंट्री, राइट। अगर मैं बोलूं प्राइम मिनिस्टर की फैमिली कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली इज द होल कंट्री, ऑल राइट। जब हम उनके ऑक्यूपेशनल चीज पर देख रहे हैं, उन्हें एज अ गवर्नमेंट, उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो अभी उस टाइम पे हम उनकी पर्सनल लाइफ नहीं देखेंगे कि नहीं नहीं उनके एक्चुअल में जो है बच्चे तो ये हैं, उनकी वाइफ है, उनकी मदर है, उनके फादर है, उन्हें नहीं देखेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, हम स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो भी बनता है उसकी फैमिली कौन है, पूरी कंट्री है। तो प्राइम मिनिस्टर को पूरी कंट्री के बारे में सोचना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर जो है उन्हें एक्सपेंसेस भी इनकर करने पड़ेंगे,
यहाँ से उनकी इनकम भी होगी। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट बजट इज व्हाट, गवर्नमेंट बजट जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज है, गवर्नमेंट की जो इनकम अर्निंग है, उसे क्या करते हैं, उसे बताते हैं, ठीक है, कि इन फ्यूचर जो है गवर्नमेंट ये एक्सपेंसेस इनकर करेंगी, यहाँ से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करेंगी और इस वे में जो है गवर्नमेंट फंक्शन करने वाली है। अब क्या गवर्नमेंट बजट एक मंथ के लिए बनाया जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट का बजट कभी भी एक मंथ के लिए नहीं बनेगा। गवर्नमेंट का बजट बनता है पूरे एक ईयर के लिए, ठीक है, एक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए जो है गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। ऑलराइट, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और कैलेंडर ईयर अगर हम लोग बोलें तो वो क्या होता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा कि जो गवर्नमेंट का बजट है वो क्या बताता है, वो आपको बताता है कि गवर्नमेंट जो है हमारे आगे आने वाले एक साल में कहाँ कहाँ पर एक्सपेंस इनकर करने वाली है और किस किस वे में रेवेन्यू जनरेट करेगी। ऑलराइट, ये क्या बता रहे हैं कि आगे आने वाले साल में जैसे कि हम बजट पहले बनाते हैं वैसे ही गवर्नमेंट भी बजट पहले बनाएगी। ऑलराइट, आई गेस क्लियर हो गया है। और ईयर हम हमेशा इसमें कौन सा लेंगे? फिस्कल ईयर या फिर हम उसे फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं। सो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल स्टेटमेंट मतलब कि पूरे ईयर की स्टेटमेंट। सो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ fiscal year. It is the statement of the estimates of the government's expected expenditure during the financial year और fiscal year, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है क्या बताती है? ये बताती है जो गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है पूरे फाइनेंशियल ईयर या फिर पूरे फिस्कल ईयर हम बोल सकते हैं। ये टर्म आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, दैट इज एक्सपेक्टेड, कि यहाँ पर जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया उसमें वो बता रही है कि हम आगे आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर जो है इतना इतना एक्सपेंस इनकर करेंगे इस पर्टिकुलर चीज में, इस पर्टिकुलर रीजन से, ठीक है। फिस्कल ईयर इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक। In India, Article 112 of the Constitution requires the central government to prepare annual financial statement for the country as a whole. This is called budget of the central government, ठीक है। अब थोड़े से आर्टिकल को याद हम लोग रख सकते हैं। जो बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्लियर है इस पर्टिकुलर टर्म से? बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बना रही है, ठीक है। तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि पूरी कंट्री की गवर्नमेंट एक सिंगल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर वाला जो हम कहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट क्या आ जाता है? चीफ मिनिस्टर्स, राइट। हर एक स्टेट के अपने अपने गवर्नमेंट्स है तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर बजट बनाएगी तो वो अपने स्टेट के लिए बनाएगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बना रही है तो वो पूरी कंट्री के लिए बजट बनाएंगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बजट फ्रेम करती है फॉर दी होल कंट्री, एंड उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बजट ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और वही जो है जैसे बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है वैसे ही बजट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी बनता है। स्टेट गवर्नमेंट्स जो है ये भी अपने अपने स्टेट के लिए क्या करेंगी? अपने अपने स्टेट के लिए जो है बजट फ्रेम करती है। सो ये किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 202, ठीक है। आर्टिकल 202 जो है वो बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट बजट बनाएगी अपने स्टेट्स के लिए, और आर्टिकल 112 जो है वो ये कहते हैं, या उस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री के लिए बजट फ्रेम करेंगी, ठीक है। सो आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स एवरी स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कंसर्न स्टेट। दिस इज कॉल्ड बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज द बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दोनों आर्टिकल्स को आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक न्यूट्रल हम अपना अप्रोच रखेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ में। आर्टिकल्स दोनों आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ईजी है याद रखना, दो चीज़ें तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लोगे, ठीक है। देन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट जो है वो अपनी क्या करती हैं? बजट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री के लिए बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के लिए बना दिया, लोकल गवर्नमेंट ने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बना दिया। यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ पावर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ चीजें होती है जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, लेकिन कुछ होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को उनकी पावर्स दी जाती है कि आप लोग अपने स्टेट में ये चीज देख लो, राइट। उसके बाद में जो है स्टेट गवर्नमेंट
अपनी लोकल गवर्नमेंट के हाथ में कुछ राइट्स देती है, कुछ पावर्स देती है, कुछ काम देती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में ऐसे करना है, ठीक है। फिर लोकल गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद में उसके अंदर भी आपको वेरियस जो है गवर्नमेंट्स मिलेंगी। जैसे कि एकदम अगर हम एकदम लो लेवल पर चले जाएं, या नॉट लो लेवल आई शुड नॉट से, लेकिन इसमें और भी अगर हम देखें हमारे बाइफर्केशंस, तो लाइक सरपंच वगैरह हो गए। अब आप लोग देखते हो कि एक एरिया के जो सरपंच है उनका काम है कि उनके एरिया को वो क्या करें, डेवलप करें। तो उनके जो बजट है वो बनाएंगे, वो बोलेंगे भाई इस एरिया को डेवलप करने में इतना इतना मनी लगेगा, इतना इतना हम एक्सपेंस इनकर करेंगे, वो उनका बजट हो गया। उसके अबव लेवल पर आओगे तो वो उनका बजट हो गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हर एक लेवल पर जो है अलग अलग अपने अपने वे से जो है बजट्स फ्रेम किए जाते हैं। ऑल राइट, तो बजट जो है वो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट पर फ्रेम किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही फ्रेम करेगी, पूरे जो सारे हमारे हेड्स हैं, या जो सारी हमारी वो है हमारे लेवल्स हैं, वहां पर जो है बजट फ्रेम किया जाता है, ठीक है। Then estimated expenditures and receipts are planned as per the objectives of the government। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गवर्नमेंट बजट के हम वो देख रहे हैं। जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसीट्स है वो किस वे में प्लान की जाती है, जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है। अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हमें इकोनॉमी को जो है बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल जो है हमें प्राइवेट हैंड्स में देना है, तो वो अकॉर्डिंगली उस वे से अपने जो है एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स को प्लान करेंगी। अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि नहीं हमें जो है इनइक्वालिटीज जो है वो कम करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, राइट, तो अगर ये सारी चीजें का अगर गवर्नमेंट प्लान कर रही है तो फिर गवर्नमेंट जो है उस हिसाब से क्या करेंगे, अपने रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स को प्लान करेंगी कि हम यहाँ से जो है मनी अर्न कर सकते हैं और यहाँ पर हम एक्सपेंस इनकर कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सोच रही है कि नहीं इस ईयर में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ज़्यादा एक्सपेंस इनकर करेंगी। सो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस हिसाब से क्या किया जाता है, उस हिसाब से जो है एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स को एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच डे एज द प्रेसिडेंट मेड डायरेक्ट। जो इंडिया में जब भी जो है ये बजट को हमेशा पार्लियामेंट में जो क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट में जो है प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। बजट को पास करवाना पड़ता है, तो इसके लिए बजट कहाँ जाएगा, सबसे पहले पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट में वो प्रेजेंट होता है जब भी जो भी पर्टिकुलर डेट प्रेसिडेंट जो है वो डिफाइन कर दे उस पर। बट यूजुअली जो है अगर हम एक जनरल टर्म्स पर देखें, और अगर कोई भी जो है अगर उस पर्टिकुलर डे पर छुट्टियां नहीं आ रही है, तो 1 फरवरी होता है, तो 1 फरवरी को जो है यूजुअली जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है इन दी पार्लियामेंट। बट दिस पर्टिकुलर डेट कैन डिफर अकॉर्डिंग टू दी प्रेसिडेंट्स विश और दी प्रेसिडेंट्स डायरेक्शन, ठीक है। So by convention, finance minister presents the annual budget of the government on the first day of February each year, ठीक है। और बजट को प्रेजेंट कौन करता है, तो इट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को क्या एक्स्ट्रा चीज याद रख लेनी है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एकदम सिंपल सी चीजें याद रख लो, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अगर मान लो एमसीक्यू में पूछ लिया गया कि इस ईयर जो है बजट किसने प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में, ठीक, तो आपको बस ये याद रखना है कि इस ईयर में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। सिंपल, ये नहीं है कि हम बजट का जो है वो जाकर देखेंगे कि नहीं पता नहीं यार किसने किया था, इतना नहीं करना है। हमें पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, तो किसने किया है, जो भी इस ईयर के फाइनेंस मिनिस्टर है हम उस पर क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। किसने डायरेक्ट किया है, ये डेट किसने डायरेक्ट की, प्रेसिडेंट कौन है, याद कर लो, ठीक है। इतनी ये जो नॉर्मल चीजें ये वैसे भी आप लोगों को पता ही होता है, तो बस ये एक्स्ट्रा चीज जो है ये आप थोड़ा सा क्या करोगे कि वहां पर आपका क्या कर सकते हो, उसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जो है डायरेक्टली नेम ना देकर आपके पास में ऑप्शंस आ जाए कि ये जो डेट है वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि डेट जो है वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेजेंट कौन करता है बजट को, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का तो कहीं से कुछ नाम ही नहीं आना है, ठीक है, तो इसलिए जो है कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ऑल राइट, इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। बजट जो है वो पहले क्या होगा,
अप्रूव होगा पार्लियामेंट से, उसी के बाद में वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। द बजट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर एंड द फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर द कमिंग ईयर। ठीक है, जो बजट है उसमें हम देखते हैं कि लास्ट ईयर में क्या क्या चीजें हुई, इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है और लास्ट ईयर का जितना भी जो भी चीजें हैं उसे एनालाइज किया जाता है कि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी एक बजट बनाया था, उसके अकॉर्डिंग वो कितना चली है पूरे ईयर में, उसके बाद में इस ईयर जो उन्होंने बजट बनाया उसमें क्या चीजें ली है उन्होंने, और लास्ट ईयर के बजट में और इस ईयर के बजट में क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या लास्ट ईयर के बजट में जो चीजें नहीं या जिन पर जो है एम्फेसिस डाल दिया था क्या वही वापस आपकी यहाँ पर रिपीट हो रही है तो क्यों हो रही है, तो ये सारी जो चीजें ये डिबेट चलता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई भी चीज पार्लियामेंट में गई है तो आप लोगों ने एक नॉर्मल तो देखा ही होगा कि अगर कोई भी पर्टिकुलर बिल पार्लियामेंट में जाता है तो वहां पर अपोजिशंस भी होते हैं और जो फेवर वाले होते हैं वो भी होते हैं, तो दोनों के बीच में फिर क्या चलता है, डिबेट चलता है एंड अल्टीमेटली एक जो है कंसेंसस पर आते हैं और जो मेजॉरिटी है उसकी जो है मेजॉरिटी के साथ में जो बिल्स वगैरह रहता है वो पास किए जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली सेम चीज जो है वो बजट में भी होती है। जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो जो अपोजिशन है वो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में जो भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, प्लस मेजॉरिटी के साथ में उस बजट को क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है आपका जो जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो जो लास्ट हमारा ईयर है उसकी जो पूरी एनालिसिस है वो भी होती है, साथ ही साथ अब आगे कमिंग फ्यूचर में या कमिंग ईयर में जो है क्या बजट है उस चीज को भी यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, नाउ कम्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। क्यों जो है गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर करना है, क्यों हमें गवर्नमेंट बजट की जरूरत है, उसके पीछे के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, या फिर हम इसे इस वे से भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट से किस पर्टिकुलर चीज को एम कर रही है, गवर्नमेंट अपने बजट से क्या पर्टिकुलर चीज जो है या क्या पर्टिकुलर जो है आपके इकोनॉमी में इंडल्ज करती है, राइट। जैसे कि वी नो कि गवर्नमेंट का काम क्या है, सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट जो है प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं करती, गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर से वर्क करती है। तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर किस वे में करेगी, क्या सिर्फ बोल दिया सोशल वेलफेयर करना है और हो जाएगा, नहीं ना, उसके पीछे के प्रॉपर पूरी प्रोसेसेस होंगी और कहाँ पर जरूरत है वहां पर किया जाएगा। तो वही सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट की जरूरत क्या है, साथ ही साथ जब गवर्नमेंट अपना बजट प्रिपेयर करती है तो वो किन चीजों को जो है अपने माइंड में रखती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल वेलफेयर करना है, ये चीज हमेशा याद रखना कि गवर्नमेंट का एक मेन मोटिव क्या है कि सोशल वेलफेयर के साथ साथ में कंट्री को ग्रो भी करवाना है। कंट्री की ग्रोथ भी जो है वो डिटरमाइन की जाएगी गवर्नमेंट के बजट से, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने बजट में बताएगी कि वो रिसीट कहाँ से और कितनी जो है लेने वाली है, उन्हें मिलने वाली है, प्लस वो कहाँ पर कितना एक्सपेंसेस इनकर करेगी। सो अकॉर्डिंगली जो पूरी ग्रोथ एनालिसिस है या जो पूरी ग्रोथ है वो भी डिपेंडेंट कहीं ना कहीं जो है उस बजट पर रहती है। ठीक है, सो गवर्नमेंट का जो एक मेन मोटिव है दैट इज बजट से, दैट इज कि पूरी कंट्री का जो हो डेवलपमेंट हो। ठीक है, पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ वेलफेयर भी रहे। ठीक है, दोनों चीजें जो है वो इसमें रहेगी। तो अब उसके लिए जो है हमारे पास में कुछ, अगर हम ब्रॉड सेंस में बोलें तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा जाता है हमेशा जब भी बजट प्रिपेयर किया जाता है। और अगर एज अ जनरल पर्सन अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, क्या रीजन है, तो उसके पीछे के रीजन हम इन्हें बोल सकते हैं कि इन सारी चीजों की वजह से जो है गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है उन्हें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, वी नो कि रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज किसी भी काइंड के, दैट इज, अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ कि जो इनकम ले लो, ठीक है, क्या इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी कंट्री में, नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे पास में हम देखेंगे बहुत रिच सेक्शन है, देन मॉडरेटली रिच सेक्शन है, देन मिडिल मैन है, देन उसके बाद में पुअर सेक्शन है और एक्सट्रीमली पुअर सेक्शन है। ठीक है, तो अब ये इतने सारे स्लैब्स हैं, इतने सारे स्लैब्स हैं हमारे पास में, तो जिसकी जितनी इनकम है वो उस हिसाब से ही क्या कर पाता है, कंजम्पशन कर पाता है। तो जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा कहाँ पर जो है इकट्ठे हो जाएंगे, अगर ऐसी बात है तो जो रिच सेक्शन है उनके पास में जो सारे रिसोर्सेज हैं उनका जो बेनिफिट है वो रिच सोसाइटीज को मिलेगा एंड पुअर को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रीएलोकेट करती है रिसोर्सेज को। गवर्नमेंट जो है वो अपनी बजटरी पॉलिसीज की हेल्प से ये जो रिच के पास में
में रिसोर्सेज है ना उन्हें लेंगी और किसे देंगी, उन्हें जो है पुअर तक पहुंचाएंगी, ठीक है। दिस इज द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि इसको हम प्रॉपरली पढ़े तो थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल दैट इज पब्लिक वेलफेयर प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। जैसे कि मैंने बोला कि ग्रोथ भी करवानी है और पब्लिक का वेलफेयर भी करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और पब्लिक वेलफेयर ये दोनों चीजें आएंगी उसमें। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, तो उसके पीछे हमारे पास में दो जो है वेज हो सकते हैं। फर्स्ट इज द टैक्स कंसेशन ऑफ सब्सिडीज और सब्सिडीज एंड द सेकंड वन इज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है उन्हें टैक्स कंसेशंस दे दिया, उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उनके लिए थोड़ी हेल्प रहेगी। और जो रिच सेक्शन है उनसे क्या करो, उनसे जो है ज्यादा टैक्सेस चार्ज करो, ताकि यहाँ से जो है टैक्सेस लिए और टैक्स कंसेशन जो पुअर को दिया है या जो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इनकम जो है, वो जो टैक्स है वो यहाँ पर यूज कर लिया जाए। तो इससे जो है रिसोर्सेज में थोड़ा सा हम क्या ला सकते हैं, इक्वालिटी ला सकते हैं। द सेकेंड वन इज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या करेंगी, गवर्नमेंट ने बोला कि यार देखो अगर प्राइवेट हैंड्स में सब कुछ चला जाएगा तो सब कुछ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से होगा, जो एसेंशियल चीज है, उन जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनके भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है जो सारी चीजें उसमें प्राइवेटाइजेशन करते हैं, लेकिन कुछ गुड्स हैं जिनका प्रोडक्शन हम खुद करेंगे। तो जब गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन कर रही है और जब वो सेल करेंगी तो वो कम प्राइजेस पर सेल करेंगी, वो एक बहुत ही नॉमिनल रेट पर सेल करेंगी, जो कि हेल्प करेगा ये जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उन्हें उन कमोडिटीज को खरीदना, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली अगर प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ये जो है सोशल वेलफेयर के थ्रू किया जाएगा, सोशल वेलफेयर के मोटिव से किया जाएगा, ताकि ये जो हमारा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि इन सारी चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर सकता, वो उन्हें खरीद पाएगा, ठीक है। देन डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज में हम कुछ ये भी बोल सकते हैं, गुड्स मैंने आप लोगों को बताया, कुछ सर्विसेज है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब वो किस वे से हो सकता है थोड़ा हम यहाँ पर देख लें अगर, सो देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब जो है प्राइवेटाइज या जो हम एसेंशियल गुड्स बोले वो तो ठीक है, वो अलग चीज हो गई, उसके अलावा बहुत सारी जो है सर्विसेज या बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है, और नॉन प्रॉफिटेबल है तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसे अंडरटेक नहीं करना चाहेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव के जो है उससे वर्क करता है, ठीक है। तो इसलिए जो ये नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये गवर्नमेंट अंडरटेक करती है, ताकि ये जो इनका जो एसेंस है, इनका जो यूज है, वो ये जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है या अंडर प्रिविलेज जो ग्रुप है वो उसका यूज कर सके और अपनी जो वांट्स है, नीड्स है, उन्हें फुलफिल कर सके। लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो इन्हें हम पब्लिक गुड्स कहते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह नहीं है। अब अगर मैं नेशनल डिफेंस की बात करूं तो ये तो गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिकली अपने अंडर में रखती है, बिकॉज डिफेंस इज समथिंग जो कि जिसमें कि जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए वो हर किसी के हाथ में नहीं दिया जाता है, ठीक है। और ये जो गुड्स जो कि गवर्नमेंट का प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस वगैरह करती है उन्हें हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ पब्लिक पार्क्स हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे गुड्स हैं जहाँ जिनके एक पर्सन को यूज, अगर उनका यूज अगर एक पर्सन कर लेता है तो उसकी वजह से दूसरे के लिए वो कम नहीं होने वाला है। जैसे कि सिंपल सी चीज देखो, ये जो पार्क है, ठीक है, अगर पार्क में एक पर्सन चला गया, वो वहाँ पे जो है घूम रहा है, कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पर्सन नहीं जा सकता है, दूसरे पर्सन के लिए वहाँ पर कोई कमी आ गई है, वो उतना ही है, आप आराम से घूमो फिरो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मैंने एक पर्सन को लाइट प्रोवाइड कर दी तो मैं दूसरे को नहीं करूँगी। स्ट्रीट लाइट्स है, अगर उस स्ट्रीट पर जो भी पर्सन आएगा सभी को वो लोग लाइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो लोग नहीं, मतलब कि वो जो लाइट्स हैं। Alright, so these are the public goods. So such activities are necessarily undertaken by the government in public interest and to raise social welfare. Alright, तो ये किसके लिए जो है गवर्नमेंट अंडरटेक करती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और सोशल वेलफेयर को रेस करने के लिए, ठीक। Then comes the reducing inequalities in income and wealth, ठीक है। अब इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वालिटीज है इसे रिड्यूस भी गवर्नमेंट करती है अपने बजटरी पॉलिसी से। जैसे कि जो है इसका सबसे बेस्ट जो है वो चीज़ ये देखेंगे टैक्सेस एंड सब्सिडीज का। हमारी इंडिया में टैक्स सिस्टम कौन सा चलता है, प्रोग्रेसिव रेट,
ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स चलता है। और इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और एक जो है गवर्नमेंट ने स्लैब दे दिया कि इसके नीचे जिसकी इनकम है वो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। तो जब ज़्यादा इनकम है आपको ज़्यादा टैक्स पे करना है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी। और वो पर्सन जिसकी इनकम कम है और वो टैक्स पे नहीं कर रहा है तो वो भी कुछ यहाँ पर आएगा। तो ये जो गैप इतना हो सकता था, अगर सब लोग टैक्स पे करते तो ये जो गैप इतना हो सकता था वो कुछ इतना हो गया। तो इनइक्वालिटीज थोड़ी क्या होती है, रिड्यूस होती है। प्लस ये जो सेक्शन जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है उसे जो है गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि वो जो यहाँ पर है वो थोड़ा यहाँ पर भी आ सके, ठीक है, थोड़ा और जो है इनइक्वालिटीज कम हो सके। सो ये जो है इनकम एंड वेल्थ में जो इनइक्वालिटीज है ये भी रिड्यूस की जाती है, या गवर्नमेंट जो है वो इसे रिड्यूस करने का पूरा जो है ट्राई करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स बजटरी पॉलिसी। So government aims to reduce such inequalities of income and wealth through its budgetary policy. Government aims to influence distribution of income by imposing taxes on the rich and spending more on the welfare of the poor. ठीक है, रिच पर जो है ज़्यादा टैक्सेस लगाओ और पुअर पर जो है ज़्यादा स्पेंड करो ताकि पुअर का जो है वेलफेयर हो सके। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या, ये जो डिमांड और सप्लाई है इनमें हम स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं। जो आप लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला जो हमारा यूनिट था उसमें देखा कि डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होते हैं तो प्राइजेस स्टेबल रहते हैं, अदरवाइज प्राइजेस बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, और हमने और भी मेजर्स देखे कि कैसे जो है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। ये जो अपने वेरियस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्हें यूज करते हैं, लाइक रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, बैंक रेट, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है राइट, इन्हें जो है ये यूज करते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में बोले या गवर्नमेंट के जो है पॉलिसीज में बोले तो ये जो टैक्सेस सब्सिडीज हैं ये सारी चीजें हो जाती है। तो इन सभी चीजों को यूज कर कर जो है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ये भी हमारे गवर्नमेंट बजट का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस। ठीक है, लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस में एब्सेंस होना है, उनकी कमी होना is what we call the economic stability. ठीक है, so such fluctuations create uncertainties in the economy. Government can exercise control over these fluctuations through the taxes and expenditures. ठीक है, गवर्नमेंट जो है इन पर कैसे जो है कंट्रोल करती है, टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स की हेल्प से। जैसे कि अगर हम बोले इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज है, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज का मतलब क्या हो गया, दैट इज प्राइजेस आर हाई। प्राइजेस हाई है तो इसका मतलब ये है कि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ देखो, जब डिमांड आपकी ज़्यादा है किससे, सप्लाई से, तो जो प्राइजेस हैं वो राइज होने लगते हैं। अगर हम डिमांड सप्लाई के सिनेरियो से देखें तो, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है कि मान लो डिमांड हो रही है 20 यूनिट्स की, सप्लाई हो रही है 10 यूनिट्स की, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि डिमांड हाई है तो सप्लायर अपनी जो प्राइस है उसे बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन 20 में से कुछ 10 लोग ऐसे भी होंगे जो हाई प्राइजेस पर गुड्स को खरीद लेंगे, तो वो लोग प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। साथ ही साथ डिमांड को नीचे लाने के लिए, डिमांड को कम करने के लिए भी प्राइजेस हाई किए जाते हैं। तो प्राइजेस जब हाई होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, सो प्राइजेस हाई हैं दैट मीन्स डिमांड जो है वो ज्यादा हो रही है। इससे हम ये जो है इन्फर करते हैं, डिमांड ज्यादा हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कि लोगों के पास में पैसा है तभी तो वो डिमांड कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में और मनी इंडल्ज नहीं करेगी। अब इकोनॉमी से जो है मनी को जो है इकोनॉमी में डालने से अब रोका जाएगा। और किस वे से रोका जाएगा, तो गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस कर देगी। एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी तो गवर्नमेंट की साइड से इकोनॉमी में मनी नहीं आएगा। सेकेंड चीज, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी जिसकी वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो अब वो स्पेंडिंग कम कर पाएंगे। सो इस वे से जो है डिमांड को नीचे लाया जाएगा और जो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस है वो कंट्रोल में ला जा सकती है। ठीक है, सो कंट्रोल में आ सकती है वो। सो आई गेस कि ये जो पूरा कंसेप्ट है कि इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज को कैसे जो है कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब एक बार इसे रीड कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें जो है वो आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, inflationary tendencies emerge when aggregate demand is higher than aggregate supply. Government can bring down aggregate demand by reducing its own expenditure. ठीक, देखिए यही चीज़ मैंने अभी बताई कि गवर्नमेंट जो है इनके जो वेरियस पॉलिसीज़ हैं उनके थ्रू क्या कर सकती है, ये जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज है उसे कंट्रोल में रख सकती है। उसके बाद में डिफ्लेशन वाली अगर कंडीशन है
तो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनके हेल्प से उसे जो है ठीक किया जा सकता है। जैसे कि डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि चीज़ों के प्राइजेस कम हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या देखते हैं, डिमांड सप्लाई में क्या रिलेशनशिप देखते हैं जब डिफ्लेशन होता है तो उसमें हम लोगों को ये समझ में आता है कि जब डिमांड कम होती है किससे, सप्लाई से, तो उस टाइम पर जो है डिफ्लेशनरी सिचुएशंस होती है। हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा है डिफ्लेशनरी गैप के बारे में, बस वही चीज़ आप यहाँ पर देखिए। डिफ्लेशनरी गैप कब अकर होता है, जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, राइट। सो अकॉर्डिंगली सेम थिंग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है एग्रीगेट सप्लाई से। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, इससे हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि लोगों के पास में जो है मनी नहीं है कि वो स्पेंडिंग्स कर सके, इसीलिए जो है हम ये चीज़ देख रहे हैं कि डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो अब ऐसे केस में प्राइजेस कम हो गए। तो अब जो है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से क्या करेगी, जो मनी है उसे हमारी इकोनॉमी में, हमारा जो मार्केट है उसमें जो है वो डालने वाली है, ठीक है। किसे, मनी को रिलीज करेंगे। वो अब किस वे में कर सकते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट जो है अपने टैक्सेस का जो रेट है वो कम कर देगी, जिसकी वजह से जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी लोगों की और वो ज़्यादा स्पेंडिंग कर पाएंगे। सब्सिडीज जो है वो गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है वो गवर्नमेंट जो है इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या करने लग गई, काम करने लग गई, वो एक हाईवे बनाने लग गई, तो अब हाईवे बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लोगों के पास में पैसा आएगा और उस पैसे से वो क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। हम कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने जो पॉलिसीज़ है उनकी हेल्प से क्या करेगी, उनकी हेल्प से ये जो डिफ्लेशनरी सिचुएशंस है उन्हें भी ठीक कर सकती है, ठीक है। So during deflation, government can increase its expenditure and give tax concessions and subsidies. In short, policies of surplus budget during inflation and deficit budget during deflation helps to maintain stability of prices of in the economy. ठीक है। सो जो पॉलिसी होगी सरप्लस बजट की वो इन्फ्लेशन के टाइम पे काम आ जाएगी और जो डेफिसिट बजट वाली पॉलिसीज है वो डिफ्लेशन के काम पे आ जाएगी और जो है एक स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रह सकती है, ठीक है। देन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब देखिए हमें पता है कि इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, दैट मीन्स हम लोग इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को भी वर्क करते हुए देखते हैं और पब्लिक सेक्टर को भी वर्क करते हुए देखते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट एंटरप्राइजेस जो कि पब्लिकली ओन्ड होते हैं, दैट मीन्स गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, ठीक है। अब उनका जो है मैनेजमेंट किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है, राइट। ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एक बिजनेस चला रहे हो तो उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सो अकॉर्डिंगली जब गवर्नमेंट बिजनेस रन कर रही है तो गवर्नमेंट को भी जो है उस बिजनेस में प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरियस एंटरप्राइजेस का जो मैनेजमेंट है उसमें जो है जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की ज़रूरत है, सो इन शॉर्ट कि वहाँ पर भी जो है मनी की ज़रूरत है, वहाँ से मनी रिसीव भी करती है गवर्नमेंट और उस पर जो है एक्सपेंस इनकर भी करती है। सो अकॉर्डिंगली वो चीज़ भी जो है वो गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव बनती है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्पेशली नेचुरल मोनोपोलीज, which are established and managed for social welfare of the public. Budget is prepared with the objective of making various provisions for managing such enterprises and providing them financial help, ठीक है। तो जो हमारी वेरियस नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो स्टैब्लिश्ड है और वो मैनेज की जाती है सोशल वेलफेयर के लिए, और उन्हें जो है बजट जब प्रिपेयर किया जाता है तो बजट जो है उन्हें भी ध्यान में रखता है, मतलब कि बजट को प्रिपेयर करते टाइम उन्हें भी ध्यान में रखा जाता है कि उन पर भी जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है वो किया जाएगा और जो रिसीट मिलने वाली है वो भी जो है वो नोट डाउन की जाएगी, ठीक है। देन कम्स इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, गवर्नमेंट बजट या गवर्नमेंट क्या उनका एक मेन मोटिव है, सोशल वेलफेयर तो हो ही हो, नो डाउट सोशल वेलफेयर तो करना ही है गवर्नमेंट को, लेकिन सोशल वेलफेयर के साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है, राइट। जो गवर्नमेंट है वो कभी भी ये नहीं बोलेगी कि नहीं हम सिर्फ सोशल वेलफेयर करेंगे, हमें ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। ग्रोथ से बिल्कुल मतलब है, ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी के ग्रो करने के साथ साथ में ही धीरे धीरे जो है इवेंचुअली हम लोग देखेंगे कि जो सोशल वेलफेयर है वो भी होगा, ठीक है। अब वो दोनों चीज़ें होती है कि
दोनों ड्रॉबैक्स भी हैं और इसके जो है बेनिफिट्स भी हैं। ग्रोथ ज़रूरी भी है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो ग्रोथ जो हमारी पूरी प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा जो है क्लाइमेटिक इफेक्ट भी हो रहा है, ठीक है, साइड इफेक्ट्स हम लोग बोल सकते हैं। बहुत सारी जो है ऐसी भी चीज़ें हो रही है जो कि जिन मतलब जो पूरा सोशल वेलफेयर अगर हम सोच रहे हैं तो हमारे लिए ही जो है वो चीज़ एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है कि हम बस ऐसे बैठ जाएं कि नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, हमारे कुछ भी काम करने से जो है क्लाइमेट इतना खराब हो रहा है, वेदर इतना खराब हो रहा है, पोल्यूशन इतना हो रहा है, पोल्यूशन से हमारी हेल्थ पर इतना इफेक्ट हो रहा है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, राइट। वो चीज़ जो है उसी के साथ में चलना पड़ेगा। बस हम ये कर सकते हैं कि ऐसे मेजर्स हम लोग लें ताकि ये जो पोल्यूशन वगैरह है, ये जो वेरियस साइड इफेक्ट्स हैं हम बोल सकते हैं, ये सारे क्या रहें, मिनिमम रहें, ठीक है। जितने कम से कम इनकर किए जा सकते हैं उतने कम से कम हम इनकर करें, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप बोल दो कि नहीं कुछ करना ही नहीं है, बैठ जाते हैं। अगर हम बैठ गए तो हमारा पेट कैसे भरेगा, राइट। सो काम करना ही ज़रूरी, और अगर काम हर एक पर्सन को प्रोवाइड करना है तो इसके लिए ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ ज़रूरी है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम काम करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि बस हमारा जो है 1000-2000 रुपए हमें मिल जाए जिससे हमारी जो बेसिक नीड्स है, हमारा जो खाना वाना है वो हो जाए, हमारे पास में जो है 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ हो जाए, इतना काफ़ी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। आप किसी भी पर्सन से ले लो, किसी भी पर्सन से ले लो, अगर हम जाकर अंबानी से भी पूछेंगे ना कि क्या आपको आपकी इनकम और बढ़ानी है, तो वो यही बोलेंगे यस बिल्कुल बढ़ानी है, राइट। तो हर एक पर्सन जो है वो यही सोचेगा कि उसकी इनकम इंक्रीज हो, और अगर इनकम को इंक्रीज करवाना है तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी पूरी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, पूरी इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज होगी। इन शॉर्ट अगर हम ग्रोथ बोलें तो ग्रोथ यही है, अगर पूरी इकोनॉमी की इनकम, दैट इज हम बोल सकते हैं नेशनल इनकम या फिर जीडीपी, ऐसे कुछ भी हम टर्म से बोल सकते हैं, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो अल्टीमेटली हम ये बोलते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और ये इंक्रीज कब होंगे, जब यहाँ के सारे लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखिए जो ये एक एक दो लाइंस में बोल देती हूँ ना, उनके एकदम आप जो है उस मीनिंग पर मत जाना। मैम नेशनल इनकम वाले चैप्टर में आपने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि हायर जीडीपी मीन्स हायर वेलफेयर, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि वैसा होगा ही नहीं, ठीक है। दोनों चीज़ें होती है, और अल्टीमेटली अगर हमें सारा जो है वेलफेयर अगर करना है, अगर हमें सभी का इनकम स्टेटस बढ़ाना है तो उसके लिए इकोनॉमी को ग्रो करना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो सकती है, लाइक पॉवर्टी एंड ऑल, ठीक है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है तो उसके लिए उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना पड़ेगा, एंड उतनी जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए इकोनॉमी को ग्रो करवाना पड़ेगा, तभी जो है उतनी सारी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, और गवर्नमेंट एज आर जो है एक मेन एंटिटी हो गई जो कि पूरे कंट्री को क्या कर रही है, गवर्न कर रही है, पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। तो वो उनका जो बजट बनेगा उसमें ये चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंटली देखी जाएगी कि ये जो सारे फैक्टर्स है, जो सारे प्रोविजंस बजट में लिखे गए हैं, वो ग्रोथ के साइड लेकर जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट का एक काम है सोशल वेलफेयर इन लाइन विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। So it implies a sustainable increase in the real GDP of an economy if the government provides tax rebates and other incentives for productive ventures and projects. It can stimulate savings and investment in an economy, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं एक सस्टेनेबल इंक्रीज, किसमें, रियल जीडीपी में, ठीक है। देखिए हम लोग दो चीजें पढ़कर आए थे स्टूडेंट्स हमारी नेशनल इनकम में, एक होता है आपका रियल जीडीपी, एक होता है आपका नॉमिनल जीडीपी। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि हर एक चीज़ जो है आपको सीक्वेंस में पढ़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे कि एक यूनिट जो है वो अपने प्रीवियस वाले यूनिट से कुछ ना कुछ वे में रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में टर्म आया है रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी के साथ साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नॉमिनल जीडीपी। आई गेस कि आप लोगों को जो है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे से पता है। रियल जीडीपी कौन सा जीडीपी होता है, वो जीडीपी जो कि हम कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइजेस पर, ठीक है, करंट ईयर के प्राइजेस पर, और जो आपका रियल जीडीपी होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइजेस पर, ठीक है।
दैट मीन्स कि एक बेस ईयर का प्राइस होता है हमारे पास में, वो कांस्टेंट प्राइजेस पर हम जो है उसे फाइंड आउट करते हैं। जो है जब हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सो वी नो कि रियल जीडीपी जो है वो ज़्यादा बेटर इंडिकेटर होता है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी को हम जो है एक बेटर इंडिकेटर नहीं मानते हैं। रीजन बीइंग कि ये जो करेंट ईयर के प्राइजेस हैं दीज में बी हाई, और उसी की वजह से आपका नॉमिनल जीडीपी हाई लग रहा हो। बट जब आप कांस्टेंट प्राइजेस पर कैलकुलेशन करते हो तो चीजें क्या है, नॉर्मल है, जो प्राइजेस है वो नॉर्मल है, वहां पर जो है एक्चुअल में पता चलता है कि कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को आप हमेशा जो है रियल जीडीपी से कनेक्ट करोगे। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का ये मतलब हो जाता है दैट इज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। और गवर्नमेंट कैसे जो है ये सारी चीजें कर सकती है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स रिबेट्स एंड अदर इंसेंटिव्स फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट्स। इट कैन स्टिमुलेट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वेरियस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए टैक्स रिबेट्स प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, वेरियस काइंड ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सके, और साथ ही साथ सेविंग्स भी जो है वो भी हम लोग देख सके इकोनॉमी में। ठीक है, तो इस वे से जो है गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है किसका, गवर्नमेंट बजट का। स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एनहांसेस द प्रोडक्टिव एक्टिविटी in different sectors of an economy. Government expenditure is a major factor that generates demand for different types of goods and services in an economy, which induces growth in private sector too. ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज है कि गवर्नमेंट जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रही है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक क्या बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं। तो अब एक हाईवे को बनाने में वी नो कि जो है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, राइट। हाईवे बना रहे हैं, उसमें सीमेंट की जरूरत है, उसमें आयरन की जरूरत है ना, और भी जो चीजें हैं उन सब की जरूरत है। अब सीमेंट आयरन हो गया, इसके अलावा देखो ये तो हो गए हमारे क्या, रॉ मटेरियल्स। इसमें अगर हम देखें तो मैकेनाइजेशन की भी जरूरत है, लाइक जेसीबीज, राइट। और ये जो सारी वेरियस हमारे व्हीकल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इन सारी चीजों में, तो वो सब की जरूरत है। तो अल्टीमेटली उन सारी चीजों की भी क्या रहेगी, डिमांड रहेगी बाय गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं की हेल्प से एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर पाएगी, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुआ। अब देखो एक हाईवे के बनाने से कितनी सारी चीजें आप देखोगे कि इकोनॉमी में हुई है। हाईवे अगर गवर्नमेंट बना रही है तो गवर्नमेंट डिफरेंट चीजों की क्या कर रही है, डिमांड कर रही है। अब गवर्नमेंट ने डिमांड की है, इट मीन्स गवर्नमेंट डिमांड करे या कोई भी डिमांड करे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ सीमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट जो है वो डिमांड कर रही है, तो अब जो है सीमेंट का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ऑलराइट, ये क्या होगा, सीमेंट का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, बिकॉज डिमांड है तो उतनी सप्लाई भी करनी है। तो ये हमारी इंडस्ट्री ग्रो हुई। अल्टीमेटली सीमेंट इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि अब जो है ज्यादा क्वांटिटीज का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए ज्यादा लोगों की भी जरूरत होगी, राइट। वहां पर जो भी लेबर फोर्स जितनी भी है उससे तो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। साथ ही साथ वो जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो भी क्या होगी, वो भी ग्रो करेगी। तो एक हाईवे के बनने से ये सारी चीजें हुई, ठीक। अब इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि हाईवे बनाया तो उसकी वजह से वो क्या हुआ, एक जो है इंटरलिंकेज बना है बिटवीन टू सिटीज, या जैसे भी जो टू स्टेट्स, जिसके जहां पर भी जो है वो हाईवे बनाया गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वहां पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ है तो उसकी वजह से ऐसे कोई एरियाज जहां पर अभी तक जो है हम नहीं पहुंच पा रहे थे, या जहां पर जो है अभी तक जो वेरियस फाइनल गुड्स हैं वो इतने वहां तक रीच नहीं कर पा रहे थे, तो हाईवे बनने की वजह से क्या हुआ, हाईवे बनने की वजह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो गई। तो उसकी वजह से जो है अब जो ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे एरियाज है जहां पर ये फाइनल गुड्स वगैरह नहीं पहुंच पा रहे थे, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी वहां तक, कि वहां तक भी पहुंचेंगे, तो उस एरिया से भी जो है डिमांड वगैरह इंक्रीज होगी। अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो पॉवर्टी कम होगी, है ना।
और जो है आपकी जो इकोनॉमी है वो भी स्मूथली वर्क करेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो वेरियस एक्सपेंसेस इनकर करती है जिनकी हेल्प से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। अगर एम्प्लॉयमेंट कम है, हमारी वेरियस इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, डिमांड अच्छी खासी चल रही है, प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है, तो यही सारे तो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली हम लोग प्रोडक्शन के बेसिस पर निकालते हैं कि प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो अगर डिमांड ज्यादा होगी तो ही प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, अल्टीमेटली उसी से हम लोग बताते हैं कि हाँ इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था जो कि हमने बताया कि गवर्नमेंट जो है ये कर रही है। अब इसके अलावा आप लोग डेली देखते हो कि आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो वहां पर आप लोग आसपास देखोगे, नॉट पर्टिकुलरली इन योर एरिया, बट अगर आप थोड़ा सा भी आसपास देखोगे तो आप लोग देखोगे कि कुछ ना कुछ वर्क चल ही रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है, राइट। तो इन सब से जो है क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, बिकॉज ये सारी चीजें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजों की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला हम एक स्कूल ओपन करेंगे, तो एक स्कूल ओपन करने के लिए वेरियस यही ब्रिक्स हो गए, हमारी सीमेंट होगी, आयरन हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है और भी जो चीजों की जरूरत है वो सारी वहां पर लग गई, ठीक। उसके बाद में गवर्नमेंट जो है ब्लैक बोर्ड्स वगैरह भी तो लगाएंगे, स्कूल है तो वो भी रहेगा, टेबल्स रहेंगे तो उसका भी जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली ये सारी जो है इस वे से गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी वजह से जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है, ठीक है। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट के वेरियस एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट के जो वेरियस जो इनके सारे अंडरटेकिंग्स होते हैं, इनसे हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। So, however, before planning such expenditure, rebates and subsidies, government should check the rate of inflation and tax rate also too high to finance the expenditure, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर जो है हम ये बोल देंगे कि जो गवर्नमेंट है वो अपना बजट बना रही है, बजट बना रही है तो साथ ही साथ में उस बजट को वी नो कि दिस इज प्लान्ड, तो अब प्लान्ड है, पूरा एक साल के लिए प्लान्ड है, सो वी नो कि एक साल में चीजें बहुत सारी चेंज हो जाती है, प्राइजेस कभी कभार बहुत एकदम हाई चले जाते हैं, इन्फ्लेशन हम सडनली बहुत देखने लगते हैं। तो गवर्नमेंट को जो है अपना बजट बनाते टाइम सारी चीजों को प्रॉपरली जो है एनालाइज करना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, वो बाद में वो बजट जो है वो फेल हो जाएगा और अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग पूरा वर्क नहीं होगा, और अगर उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं होगा जो बजट में प्लान्ड था तो बहुत ज्यादा हमें जो है इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट को जो है ये सारा जो बजट है उसे बनाने से पहले सारे टैक्सेस, कितने रिबेट्स वो देंगी, कितनी सब्सिडीज वो प्रोवाइड करेंगी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, कितना जो है इन्फ्लेशन हो सकता है थ्रू आउट द ईयर, एक एनालिसिस जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए वहां पर। तो इस वे से जो है सारी चीजों को स्टडी करने के बाद में फिर गवर्नमेंट जो है वो अपना फाइनल जो बजट है उसे प्रेजेंट करती है इन द पार्लियामेंट, ठीक। आई गेस ये जो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे गवर्नमेंट बजट के, ये आप लोगों को अभी तक प्रॉपरली क्लियर हो गए। देन कम्स रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करता है गवर्नमेंट बजट के थ्रू या किया जाता है, जैसे कि वी नो वी हैव सिटीज, देन वी हैव सम मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है। उसके बाद में थोड़े हम टाउन्स पर आ जाते हैं, फिर कुछ हमारे विलेजेस आ जाएंगे, ठीक। तो इस वे में हम लोग देखते हैं कि रीजन वाइज जो है बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। एक विलेज को आप ले लो और एक जो है वेल स्टैब्लिश्ड सिटी को ले लो, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होगा, दोनों के पास में जो फैसिलिटीज है वो बहुत डिफरेंट होगी, राइट। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है इसे भी रिड्यूस करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है इन दी गवर्नमेंट बजट, ठीक है। अब कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट जो है वो उस एरिया को क्या करेगी, जैसे कि जो विलेज है उस एरिया को डेवलप करेगी, वहां पर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी, वहां तक की पूरी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें जो है ये गवर्नमेंट बजट में होती है। उसके लिए जो है प्रॉपर एक्सपेंडिचर्स क्या क्या इनकर किए जाएंगे वो वहां पर लिखे हुए होते हैं या उस बजट में जो है वो लोग मेंशन करते हैं, और इस वजह से जो है रीजनल डिस्पैरिटीज जो है वो रिड्यूस की जा सकती है, ठीक है, ताकि ऐसा जो बैकवर्ड एरिया है उसे डेवलप करो तो जो है सारी चीजें नॉर्मल हो सकती है, ठीक है। दैट मीन्स नॉट एकदम नॉर्मल हम बोले, लेकिन जो इतना गैप है वो कम से कम इतना गैप हो सकता है, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके ये गैप बिल्कुल यहाँ तक आ सकता है, दैट मीन्स ऑन द इक्वल फेज, ठीक है।
So the government budget aims to reduce regional disparity through its taxation and expenditure policy for encouraging setting up of production units in economically backward regions. ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया हम जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे टू दोज इंडस्ट्रीज विच आर सेटिंग अप इन सम जो है बैकवर्ड एरिया। अब इससे क्या होगा, देखो सब्सिडीज प्रोवाइड की तो ये चीज एनकरेज करती है लोगों को कि हम उस एरिया में जाकर क्या करें, अपना जो इंडस्ट्री है वो सेटअप करें, वहां पर टैक्सेस कम लगा देंगी गवर्नमेंट। ठीक है, ये बोल दिया गवर्नमेंट ने। अब उसकी वजह से हुआ क्या, अब देखो सिंपल सी चीज है, वी नो कि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर है तो वो प्रॉफिट मोटिव से वर्क करता है। मान लो वो किसी बैकवर्ड एरिया में गए अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने, वहां पर जो है बहुत ज्यादा कोई फैसिलिटीज है नहीं, तो सबसे पहले वो अगर अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है, वाटर सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है, यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक इंडस्ट्री के सेटअप होने से या वहां पर जो है इंडस्ट्री को सेटअप करने के प्लान से ही जो सारी चीजें हैं वो जो है प्रॉपरली की जाएंगी, वहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो बनाई जाएगी, जो रोड्स वगैरह है उनका जो है कंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद में जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है वो वहां तक पहुंचाई जाएंगी, प्रॉपर वाटर सप्लाई होगा। तो एक इंडस्ट्री की वजह से वो पूरा एरिया जो है वो उनके बेनिफिट्स को लेने वाला है। ठीक है, वो सारे बेनिफिट्स उन सारे उस एरिया के जितने भी लोग हैं उन सभी को मिलेंगे, साथ ही साथ वहां पर जो एरिया है वो जो एरिया है पर्टिकुलर वहां के जो लोग हैं उन्हें प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट इनकरेज करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को कि वो ऐसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में जाकर जो है अपनी जो इंडस्ट्री है वो सेटअप करे। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है गवर्नमेंट बजट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें कहाँ पर कितना जो है क्या देना है, टैक्स रिबेट प्रोवाइड करना है या सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ दी ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब देखो एक बार यहाँ से ये समझ लो कि गवर्नमेंट बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग ये पढ़कर आए ये सारे, इनमें से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो इनमें से क्वेश्चंस कुछ ऐसे बन सकते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने जो है सब्सिडीज प्रोवाइड की है, गवर्नमेंट ने अपने बजट में ये मेंशन किया है कि वो सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी थ्रू सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी टू सम इंडस्ट्रीज टू सेटअप इन XYZ एरिया, जो कि एक आप मान लो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है वो। अब उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट लिखकर कि आप बताओ कि ये कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट बजट का। सो यू विल हैव 4 ऑप्शंस, उसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। ठीक है, उसके बाद में हम बोल दें कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस जो है वो ज़्यादा लेती है फ्रॉम द रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड कम लेती है फ्रॉम द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है शो करता है गवर्नमेंट बजट का, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। ठीक है, रिड्यूसिंग द इनकम इनइक्वालिटीज बाय दिस। तो इस वजह से जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। आपको कोई भी पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी या कोई भी पर्टिकुलर एक जो एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जा सकता है कि अब आप बताओ कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको शो कर रहा है। ठीक, आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। अब आते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक बजट में आप क्या क्या चीजें देखते हो। ठीक है, एक बजट जो है ऐसा तो नहीं है मैंने एक्सपेंडिचर बोल दिया कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, तो अब वी नो कि एक्सपेंडिचर तो है लेकिन एक्सपेंडिचर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, तो अब वो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। अब उसके अलावा मैंने बोला रिसीट्स है, तो रिसीट्स भी डिफरेंट काइंड की होती है, तो वो प्रॉपरली जो है अलग अलग मेंशन रहता है गवर्नमेंट के बजट में कि इतनी जो है ये पर्टिकुलर रिसीट्स या टोटल रेवेन्यू हम इतना जो है एस्टिमेटेड है कि जनरेट कर लेंगे, इतना जो है हम लोग एक्सपेंडिचर इनकर करने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कंपोनेंट्स में हम लोग यही देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, सो अगर ब्रॉडली देखें तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वन इज द रेवेन्यू बजट एंड वन इज द कैपिटल बजट। ठीक है, अब ये दोनों बजट्स क्या है इसे समझो। देखो कैपिटल का जब टर्म आता है तो इससे हम लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये एसेट लाइबिलिटीज वाली बात कर रहा होगा। ठीक है, कैपिटल से हम लोग ये समझते हैं। फॉर दोज जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं आप लोगों के लिए कैपिटल थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि आप लोग अकाउंट्स में पढ़कर आए हो, बट फॉर दोज जो कि जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल का मतलब हमें क्या समझना है, कैपिटल का मतलब हम लोग ये लेंगे दैट इज दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, जब हम बजट में बात कर रहे हैं तो असेट एंड लाइबिलिटीज जो है वो आपके कैपिटल का पार्ट रहेंगी।
एंड जब हम रेवेन्यू बजट का बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू बजट में असेट लाइबिलिटीज नहीं होंगी, ठीक है। अगर कोई भी पर्टिकुलर जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंस है या जो है रिसीट है जिनका इफेक्ट असेट या फिर लाइबिलिटी पर हो रहा है तो आपके कैपिटल बजट का पार्ट होंगी, और ऐसे कोई भी जो है एक्सपेंसेस या ऐसी कोई भी जो है रिसीट जिसकी वजह से असेट या लाइबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं होता है तो वो आपके रेवेन्यू बजट का पार्ट होंगी, ठीक है। अब कैसे जो है ये प्रॉपर डिफरेंस इसमें हम लोग देखते हैं, उस चीज को हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले रेवेन्यू बजट जो है वो दो आपके जो है सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। दैट इज एक होगा रेवेन्यू रिसीट, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिसीट दैट इज जो मनी रिसीव कर रहे हो, और एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंस इनकर करने वाली है। सेम गोज टू द कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में भी आप लोग दो चीजें देखोगे, वन इज द कैपिटल रिसीट एंड वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। अब यहां से देखो कि रेवेन्यू बजट में जो है या रेवेन्यू रिसीट में जो है क्या चीजें आई हैं। रेवेन्यू रिसीट में हमने दो चीजें देखी, एक है आपका टैक्स रेवेन्यू, एक है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू रिसीव करती है वो या तो असेट्स को सेल करके होगा, ठीक है। मनी हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो असेट को सेल करके हो सकता है। असेट को कैसे सेल किया, जैसे कि गवर्नमेंट की कोई भी एक पर्टिकुलर जो है एक कोई भी एंटरप्राइज है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकन है, तो उसमें जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिसइन्वेस्टमेंट किया है, अपने शेयर्स सेल कर दिए, तो उन्होंने एसेट कम किया ना। तो एसेट कम किया है तो मनी तो गवर्नमेंट के पास में आया। हमें मनी का टर्म्स देखना है कि गवर्नमेंट के पास में मनी कहाँ से आ रहा है। तो अगर वो एसेट को रिड्यूस कर रही है तो उनके पास में क्या आया, मनी आया। तो एसेट अगर रिड्यूस हो रहा है तो वो आपके कैपिटल में जाएगा, क्योंकि वो एसेट है, और एसेट या लाइबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट अगर है तो वो आपके कैपिटल में जाने वाला है, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर एसेट पर कोई इफेक्ट हो रहा है तो एक काइंड की रिसीट होगी हमारी। इफ वी आर सेलिंग द एसेट तो हमारे गवर्नमेंट के लिए रिसीट होगी वो, और वो कैपिटल बजट में जाएगी। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जितना भी मनी आता है वो एसेट को सेल कर ही आता है, राइट। दूसरे वे से भी तो हो सकता है ना। तो असेट को बिना सेल किए कौन सा मनी आ सकता है, सो दैट कैन बी वन कैन बी द टैक्स रेवेन्यू एंड द अदर कैन बी द नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू जो कि टैक्स गवर्नमेंट रिसीव करती है, और कुछ जो नॉन टैक्स भी होते हैं जिसे जो है भी हम लोग आगे अच्छे से पढ़ लेंगे। अब उसके अलावा जो है लाइबिलिटीज पर भी इफेक्ट होता है, किसका, अगर मनी रिसीव हो रहा है तो। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, बोरोइंग्स की, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, मनी बोरो किया है किसी से, तो अगर मनी बोरो किया है तो गवर्नमेंट के पास में मनी आया। अब मनी आया है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये रिसीट है। और ये कैसे रिसीट होगी स्टूडेंट्स, दैट वुड बी कैपिटल। कैपिटल क्यों होगी, क्योंकि अगर बोरोइंग्स की जाती है तो वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है। दैट मीन्स वो एक जो है एक हम बोलेंगे एक गवर्नमेंट के पास में एक डेप्थ है जो कि उन्हें वापस रीपे करना रहेगा। तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई, और ये जो लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है ये आपके किसका पार्ट होगी, कैपिटल रिसीट का। तो कैपिटल रिसीट में दो चीजें आएंगी, आपका डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। और जब हम रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आती है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। आई गेस कि ये जो रिसीट वाला पार्ट है ये आपको क्लियर है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो या वो कैपिटल रिसीट हो। देखो इसे ना अच्छे से और प्रॉपर वे में विद एग्जांपल्स हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर समझा रही हूँ तो आई होप सो कि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है। तो आई कैन अज्यूम कि रिसीट वाला जो पार्ट है दोनों ही टाइप में वो क्लियर है। अब आते हैं हम लोग किस पर, एक्सपेंडिचर पर, ठीक है। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से हो सकते हैं और नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, नॉन रेवेन्यू वी शुड से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो कौन से हो सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दो टाइप्स हो जाएंगे, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड वहीं जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं तो इसमें भी दोनों प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक सिंपल सा डिफरेंस है कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इनकी वजह से असेट या लाइबिलिटीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना ही असेट इंक्रीज होने वाला है ना ही लाइबिलिटीज डिक्रीज होने वाली है, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट एंड लाइबिलिटीज पर इफेक्ट होता है, ठीक है। या तो आपकी जो है असेट्स क्या होंगी, असेट्स बढ़ेंगी या फिर लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड ऑल। अगर रीपेमेंट ऑफ लोन किया जा रहा है तो लाइबिलिटी क्या हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, और जो आपका एक्सपेंस इनकर किया जा रहा है, राइट। अगर आप रीपे कर रहे हो तो गवर्नमेंट जो है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट रीपे कर रही है तो गवर्नमेंट जो है मनी पे करेगी, तो मनी जो है वहां से जा रहा है और लाइबिलिटीज क्या हो रही है, कम हो रही है। वहीं कोई भी प्लांट एंड मशीनरी
मशीनरी खरीदी, ठीक है, कोई किसी एसेट को खरीदा तो उसके लिए जो है खरीदने के लिए मनी देना पड़ेगा, सो मनी जो है वो जाएगा तो वो एक्सपेंस है और एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल रिसीट्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसमें हम जो है स्पेसिफिकली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर सॉरी कैपिटल रिसीट्स की, ठीक है, सो कैपिटल रिसीट्स में हम लोग ये बोल सकते हैं कि असेट्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं एंड जो लाइबिलिटीज है वो इंक्रीज होती है। और जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो असेट्स है वो इंक्रीज होते हैं एंड लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हमें बताना रहे कि जो है असेट एंड लाइबिलिटीज पर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो हम इस वे से बताते हैं कि कैपिटल रिसीट्स में असेट डिक्रीज होती है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट्स इंक्रीज होते हैं और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। और वहीं जब हम रेवेन्यू बजट की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर में आपका रिसीट हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, यहाँ पर असेट या लाइबिलिटीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। आई गेस ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। देखिए यहाँ से मैं एक चीज और बता सकती हूँ कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जैसे कि यहाँ पर हमने 2 हेड्स लिखे, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स, वैसे ही जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें हम 2 हेड्स लिख सकते हैं, दोस कैन बी क्रिएशन ऑफ असेट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका क्रिएशन ऑफ असेट्स, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या समथिंग, परचेजिंग ऑफ असेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज हम क्या लिख देंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक। अगर स्पेसिफिकली हमें कुछ ऐसा ही बनाना हो, इसके जैसा कोई पर्टिकुलर ग्राफ, तो हम इस वे से बना सकते हैं उसे, और उससे आप लोगों को जो है प्रॉपर्ली याद भी रह सकता है। देखो आप कैसे याद रखो, कैपिटल रिसीट्स में कुछ आप ये याद रख लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ आप ये याद रख लो, तो उससे आपको क्लियर भी रहेगा कि हाँ कब असेट्स बढ़ रहा है, कब असेट डिक्रीज हो रहा है, ये चीज है, ठीक। सो आई गेस इतना क्लियर है। अब जो है हम 1 बाय 1 इन सभी को जो है थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले आता है रेवेन्यू बजट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऐसा पर्टिकुलर जो है इसमें वो सारी चीजें आएंगी, वैसे रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स आएंगे जिनकी वजह से असेट या लाइबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स ये हमारे करंट रिसीट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को शो करेंगे। सो द रेवेन्यू बजट शोज द करंट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्सपेंडिचर दैट कैन बी मेट फ्रॉम दीज receipts, ठीक है। सो रेवेन्यू बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ऑल राइट। Now firstly comes the revenue receipt, revenue receipts, that is taxable receipts and the non-taxable receipts, ठीक है। So receipts which do not create a liability for the government or do not lead to reduction in assets are known as revenue receipts, ठीक है। अगर definition लिखनी है तो हम इस वे से लिखते हैं कि assets में कोई reduction नहीं हो रहा है, ना ही कोई liability create हो रही है, ठीक है। Revenue receipts are receipts of the government which are non-redeemable. These can't be redeemed. जैसे कि जो हमने टैक्स पे किया तो वो हम रिडीम नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज आर नॉन रिडीमेबल, दैट इज दे कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है। टैक्स रेवेन्यूज आई गेस बहुत ही क्लियर है आप लोगों को। नॉन टैक्स रेवेन्यूज में जो है वेरियस जो चार्जेस वगैरह है ये सारी चीजें आ जाती है। नाउ टैक्स रेवेन्यू अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यू कंप्राइजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा टैक्सेस के बारे में पढ़ लो कि टैक्सेस किस किस टाइप के होते हैं। एक आता है डायरेक्ट, एक आता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली पे कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इनकम टैक्स ले लो, मैं इनकम टैक्स पे कर रही हूँ, मुझे पता है मैं ये टैक्स पे कर रही हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाए जाते हैं। मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर गुड खरीदा तो उसकी जो एमआरपी है उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड आता है, ठीक है। तो मैं खरीदने गई हूँ गुड, लेकिन मैं टैक्स भी पे करके आई हूँ। अब ये चीज मैंने इनडायरेक्टली पे की है, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में यही डिफरेंस होता है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो आप लोग डायरेक्टली पे करते हो एंड जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं वो इनडायरेक्ट आते हैं। अगर हम आज की डेट में बात करें तो जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। So direct tax, it is a tax on household and firms and its final burden
cannot be shifted on to the others, that is income tax, wealth tax and corporation tax, ठीक है। इसका जो फाइनल बर्डन है वो शिफ्ट नहीं हो सकता है। अगर मेरे ऊपर वो टैक्स लगा है तो मुझे ही वो पे करना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल सकती कि ये पर्सन पे कर देगा या वो पर्सन पे कर देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट की, तो उसमें जो है बर्डन शिफ्ट हो जाता है, लगाया किस पर गया, प्रोडक्शन पर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर, ठीक है। अब वो जो प्रोड्यूसर है उसने क्या किया, वो जो टैक्स है वो हमें जो वेरियस कंज्यूमर्स है उन पर शिफ्ट कर दिया, उसकी जो है कॉस्ट में इंक्लूड करके। तो जो प्रोड्यूसर है उसने अल्टीमेटली जो बर्डन है उसका क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ये चीज किसमें पॉसिबल है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स levied on goods and services and its final burden can be shifted on to others, example excise tax, VAT, entertainment tax। इन सब की जगह पर हम आज की डेट पर क्या बोलेंगे, जीएसटी, ठीक है। आपकी बुक्स में जो है अब ये चीज जीएसटी बनकर भी आने लगी होगी, और अगर कोई पुराना एडिशन होगा तो आप लोगों को ये भी दिख रहे होंगे, तो किसी में भी कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस इतना जो है हमें उसका समझना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस जिनका बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। Then a tax is legally compulsory payment imposed by the government on the households and producers, ठीक है। टैक्स क्या होता है, अगर हमें टैक्स की डेफिनेशन बतानी है तो कुछ ये हो जाएगा, दैट इज इट इज अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट जो कि इम्पोज किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑन दी हाउसहोल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। नाउ जो इनकम टैक्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो है इनकम टैक्सेस हो सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, इन सभी को हम लोग देख लेते हैं, और इंडिया में कौन सा टैक्स सिस्टम चलता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे वैसे वैसे आपका टैक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर आपकी जो है इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आप इनकम में प्रोग्रेस कर रहे हो, इनकम इज इंक्रीजिंग, तो इनकम के साथ साथ में आपका जो टैक्स रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज द प्रोग्रेसिव टैक्स। अब आप सिंपल सा चीज देखो, इंडिया में कौन सा टैक्स यूज होता है, दैट इज द प्रोग्रेसिव ओनली, है ना। हम लोग यही देखते हैं कि हायर इनकम ग्रुप्स को जो है हायर रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है, एंड लोअर इनकम ग्रुप्स को लो रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती वैसे वैसे टैक्स जो है वो भी बढ़ता जाएगा। अब ये प्रोग्रेसिव जो टैक्स है इसका एडवांटेज क्या है या इसका इम्प्लीकेशन क्या है, तो देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स से क्या होता है कि जो ज़्यादा इनकम ग्रुप है या जिनकी ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, जिनकी कम है वो कम टैक्स पे करेंगे। इवन हमारे पास में एक स्लैब है कि इतना जो है नॉन टैक्सेबल इनकम में आता है। सो अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ से क्या देखोगे, आप लोग यहाँ से देखोगे कि ये जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है उसे रिड्यूस करने का जो है ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया जाता है बाय गवर्नमेंट। वो जो है जो लोग पुअर है, जिनकी इनकम कम है, उन पर कम टैक्सेस लगाकर क्या करते हैं, उनके डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहने देते हैं। जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पर ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं, ताकि वो लोग जो हैं उनकी इनकम बहुत ज़्यादा भी हाई ना जाए, थोड़ा सा इक्वालिटी मेंटेन रहे, प्लस उनका जो प्रॉपर वो जो टैक्स रेट, जो टैक्स उन्होंने चार्ज किया, गवर्नमेंट ने चार्ज किया है, उस मनी को, वो जो एक लार्ज प्रपोर्शन ऑफ मनी है, उसे यूज कर सके जो है वेरियस लोगों के वेलफेयर में या सोशल वेलफेयर में हम इसे बोल सकते हैं। सो इट इज द टैक्स दैट कॉजेज रिलेटिवली लेस बर्डन ऑन द पुअर एंड मोर ऑन द रिच, दैट इज टैक्स रेट राइजेस विथ राइज इन द इनकम, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट वाले पर, दैट इज रिग्रेसिव टैक्स। नाउ रिग्रेसिव टैक्स इज व्हाट, प्रोग्रेसिव का अपोजिट इज द रिग्रेसिव। आपकी इनकम कम है, आपको टैक्स रेट ज्यादा पे करना है, आपकी इनकम ज्यादा है, आपको कम टैक्स पे करना है। दिस इज द रिग्रेसिव टैक्स। और ये बिल्कुल भी सही मेथड नहीं है टैक्स चार्ज करने का, एंड हमें दिक्कत की कोई बात भी नहीं है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो है प्रोग्रेसिव रेट जो है ये एप्लीकेबल है, ठीक है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो इट इज़ द टैक्स दैट कॉजेज रिलेटिवली मोर बर्डन ऑन पुअर एंड लेस ऑन रिच, दैट इज टैक्स रेट फॉल्स विद राइज इन इनकम, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकम कम है तो यहाँ पर टैक्स ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स कम हो जाएगा, ठीक है। सो जो है रिग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव का अपोजिट वाला हम कहेंगे। Then comes proportional tax. Proportional tax क्या होता है? So it is the tax in which the rate of taxation remains constant with increase or decrease in income, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स सभी लोगों के लिए एक ही टैक्स रख दिया है, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप के हो, चाहे उनकी इनकम कितनी ही हाई या कितनी ही लो हो। अगर ऐसा है दैट मीन्स अगर इक्विटेबल टैक्स रेट है, सो दैट इज नोन एज द प्रोपोर्शनल टैक्स। और ये पर्टिकुलर टैक्स सिस्टम भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में जो है रिच जो है वो रिचर बनता जाएगा और पुअर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा
ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है प्रोपोर्शनल टैक्स इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट मेथड, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारे यहाँ पे कौन सा है, प्रोग्रेसिव, काम ही खत्म। लम सम टैक्सेस क्या होता है, दीज आर दी टैक्सेस दैट डू नॉट डिपेंड ऑन इनकम, ठीक है। लम सम टैक्सेस जो है वो इनकम पर डिपेंड नहीं करते हैं, दे आर टेकन इन लम सम बेसिस, दैट मीन्स अ लार्ज अमाउंट, ऑल राइट। सो आई गेस ये जो वेरियस हमारे चारों टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। इनका थोड़ा थोड़ा मतलब आप लोगों को प्रॉपर्ली याद रखना है, ताकि अगर इफ क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विद इंक्रीज इन इनकम जब टैक्स इंक्रीज होता है तो इसे हम किस टाइप का टैक्स रेट बोलते हैं, तो आप लोग उसे इजीली आंसर कर सको, दैट इज द प्रोग्रेसिव टैक्स, ऑल राइट। आई गेस क्लियर है ये चीज। देन कम्स टू दी नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू किस टाइप के हो सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, dividends and profits on investment made by the government, fees and other receipts for services rendered by the government, cash grants and aid from foreign countries and international law are also included in non-tax revenue, ठीक है। इंटरनेशनल रेमिटेंसेस वगैरह जो है ये भी आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। दैट मीन्स कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में वो सारा काइंड ऑफ रेवेन्यू जो कि टैक्स के थ्रू नहीं आया है और ना ही उसकी वजह से कोई भी एसेट या लाइबिलिटीज पर इफेक्ट हो रहा है, उसे हम जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू बोल देंगे। और ये कुछ जो है डिफरेंट हम इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक। फिर आगे आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से ना तो एसेट इंक्रीज हो रहा है ना ही लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे जो एक्सपेंडिचर्स है गवर्नमेंट के वो होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So these are those expenditures which neither create any asset nor reduces liability of the government. These expenditures are incurred for smooth functioning of government departments and for day-to-day expenses of the government. Example salaries, pension, interest payments, subsidies, grants, etc. ठीक है, ये सारे जो है आपके revenue expenditure के क्या है, पार्ट है। Now revenue expenditure can be classified into plan and non-plan expenditure. अब देखो अगर मतलब समझना है तो बहुत ईजी है प्लान एंड नॉन प्लान का। वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि प्लान्ड है, जो कि ऑलरेडी बजट में लिखे हुए हैं, वो आपके प्लान्ड एक्सपेंडिचर रहेंगे, और वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि नॉन प्लान्ड है, ठीक है, दैट मीन्स वो एकदम से जो है आ गए हैं, वो अब गवर्नमेंट को इनका करना पड़ रहा है, तो वो आपके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है। सो अगर मैं सबसे पहले देखूं तो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो जाएंगे। सो इट रिलेट्स टू सेंट्रल प्लान्स, द 5-year प्लान्स एंड सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट and union territory plans. Example pension, interest payments, statutory transfers to state etc. और वहीं जब हम नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, सो इट कवर्स अ वास्ट रेंज ऑफ जनरल, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर एज अ रिलीफ टू अर्थक्वेक विक्टिम्स एक्सेट्रा। अब अर्थक्वेक आएगा, ये पहले से थोड़ी ना प्लान्ड था, या ये पहले से थोड़ी ना पता था गवर्नमेंट को जब वो बजट बना रहे थे कि अर्थक्वेक आएगा, राइट। अब अर्थक्वेक आ गया है तो अब उससे जो लोगों को अफेक्ट हुआ है उनके लिए क्या रिलीफ प्रोवाइड करना जरूरी है, तो वो जो रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज अ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब उसकी वजह से ना तो असेट क्रिएट हो रहे हैं ना ही लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। जो गवर्नमेंट रिलीफ प्रोवाइड कर रही है, जो गवर्नमेंट वेरियस काइंड ऑफ जो हेल्प कर रही है, तो उसमें ना तो असेट इंक्रीज हुआ ना ही लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, इसीलिए वो जो है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज द नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई गेस दोनों ही चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। देन कम्स कैपिटल बजट। अब अगर हम कैपिटल बजट की बात करें तो ये कौन सा, ये किस टाइप का बजट है, तो ये वो है जिसमें कि असेट या लाइबिलिटीज पर अफेक्ट होता है, ठीक है। या तो आपकी असेट्स इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, एंड जो लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है जब हम कैपिटल बजट की बात करते हैं तो, ठीक है। So the capital budget is an account of the assets as well as liabilities of the central government which takes into consideration changes in capital. It consists of capital receipts and its payment, ठीक है, capital receipts और उसके payment से related, that means receipts and the expenditures, ठीक है। Capital budget is the statement of estimated capital receipts and estimated capital expenditure during a fiscal year, ठीक।
अब इसके जो वेरियस टाइप्स हैं हमारे कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले, इसे हम लोग देख लेते हैं। सो ऑल दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटीज, ठीक है, कैपिटल रिसीट्स में क्या होगा, लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है और असेट्स जो है वो रिड्यूस होंगे। अच्छे से याद रखिए, जब हम कैपिटल रिसीट की बात कर रहे हैं तो लाइबिलिटीज विल बी लाइक इंक्रीजिंग, ठीक है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है और जो असेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो रिड्यूस हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। कैपिटल रिसीट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज द बोरोइंग्स एंड वन इज द डिसइन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं बोरोइंग्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका असेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है या लाइबिलिटीज बन रही है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज लाइक क्रिएटिंग लाइबिलिटीज, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है, ऑलराइट। और ये हमारे लिए रिसीट क्यों है, हमारी गवर्नमेंट के लिए रिसीट क्यों, क्योंकि उससे गवर्नमेंट के पास में मनी आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो है लाइबिलिटी बढ़ रही है कि गवर्नमेंट को इन फ्यूचर जो है इसे वापस रीपे करना है विथ इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है। वहीं अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट का हम मतलब हमें पता है कि किसी भी जगह पर पैसे लगाना, ठीक। अब पैसे लगाए किस वे में लगाए, तो कोई भी फाइनेंशियल एसेट को खरीद लिया, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली अगर मैं चाहती हूँ कि मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करूँ, तो मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ रिलायंस में, क्या मैं जाऊँगी और अंबानी को बोलूँगी कि आप ये जो है मेरे पास में इतना इतना मनी है, आप ले लीजिए, मैं बस रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा ना। वहाँ पर पूरी प्रोसेसेस है, मैं उनके शेयर्स या उनके जो भी वेरियस सिक्योरिटीज हैं, डिबेंचर्स वगैरह, मुझे जिसमें भी इन्वेस्ट करना है मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है। मैंने मनी दिया है वहाँ पर, मेरा मनी वहाँ पर लगा है, लेकिन किस वे में लगा है, लेट्स से शेयर्स के वे में लगा है, तो मैंने शेयर्स खरीदे, आज मैं जो हूँ उन शेयर्स की क्या हूँ, ओनर हूँ, और उन शेयर्स के थ्रू जो है मैं आगे इनकम जनरेट कर सकती हूँ, अगर जो है हमारी जो कंडीशंस है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो प्रॉपर्ली रही तो, और जैसा मैंने एनालाइज किया उस वे से चला तो मैं प्रॉफिट वगैरह अर्न कर लूंगी, ठीक है। अब सेम वे में इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं हम लोग, शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, इसका अपोजिट, शेयर्स जो है वो सेल किए जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट अगर कर रही है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट अपने जो शेयर्स है वो सेल करती है। अब जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर पब्लिक एंटरप्राइज है, ठीक है, लेट्स से कि बीएसएनएल एग्जांपल ले लो, बीएसएनएल में अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट कितने शेयर्स को सेल आउट करेंगी, 49% को, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वो 49% शेयर्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। 49 से कम भी हो सकता है, लेकिन ये एक मैक्सिमम बार है कि अगर हमें अभी भी बीएसएनएल को पब्लिक हैंड्स में रखना है तो 49% ऑफ शेयर्स जो है वो सेल किए जाएंगे, और जो मेजॉरिटी शेयर्स है दैट इज 51% वो गवर्नमेंट जो है वो अपने पास में रखने वाली है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसमें कर या डिसइन्वेस्टमेंट का जो इम्प्लीकेशन है वो क्या है, ये एक काइंड ऑफ असेट है जिसे सेल कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो असेट्स है वो रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। सो ये एक इम्प्लीकेशन आपको बता रहा है कि कैपिटल रिसीट, असेट्स रिड्यूस हुए, ये गवर्नमेंट ने अपने शेयर सेल किए तो उससे जो है वो मनी जनरेट करने वाली है, ठीक है, उनकी इनकम होगी, इसीलिए वो रिसीट का पार्ट होंगे, ठीक। सो व्हेन इट कम्स टू कैपिटल रिसीट्स इट क्रिएट्स लायबिलिटी एंड रिड्यूसेस द असेट्स, ठीक है। ये और में लेना, एंड में मत लेना कि इट ईदर क्रिएट्स द लायबिलिटी और रिड्यूसेस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, these are known as the capital receipts. So capital receipts are obtained by government by raising funds through borrowings, recovery of loans and disposing of assets, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन्स यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं। अब देखो लोन जो है गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक, लोन लिया नहीं है, लोन अगर लिया तो वो तो हमने बोरोइंग्स में ले लिया, गवर्नमेंट ने जो है लोन प्रोवाइड किया है किसी को, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, असेट है, क्योंकि उससे जो है इन फ्यूचर गवर्नमेंट के पास में मनी आने वाला है, प्लस उस पर इंटरेस्ट वगैरह भी मिलेगा गवर्नमेंट को। सो दैट मीन्स कि ये जो लोन दिया है गवर्नमेंट ने वो गवर्नमेंट के लिए असेट है। अब असेट का क्या हो गया, रिकवर कर लिया इन्होंने, ठीक है, इस लोन को उन्होंने रिकवर कर लिया है, तो ये जो असेट है ये हो गया रिड्यूस, और क्योंकि गवर्नमेंट के पास में मनी आया तो वो बन गई उसकी रिसीट। डिस्पोजिंग ऑफ असेट्स, असेट्स को सेल आउट कर दिया, ठीक है, डिस्पोजिंग मतलब कि सेल कर देना, तो असेट्स को अगर सेल कर दिया तो असेट रिड्यूस हो रहा है और वो एक काइंड ऑफ क्या है, रिसीट है, ठीक है।
सो ये जो दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए हैं और बेसिकली जिसमें पूरा हमारा कैपिटल रिसीट्स मेनली जिसमें डिवाइडेड रहता है दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। तो एक बार इसे हम लोग रीड कर लेते हैं। बाकी आई होप सो कि इसका जो प्रॉपर पूरा मतलब है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। सो इट रिफर्स टू द विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट बाय सेलिंग इट्स शेयर्स इन द मारुति उद्योग। इट इज अ कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट एज इट रिड्यूसेस असेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो अगर अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है उनका जो है शेयर्स वगैरह सेल करके, तो ये चीज हो गई। देन बोरोइंग्स, इट क्रिएट्स लायबिलिटी for the government. Accordingly, borrowings are to be treated as capital receipts, that is it is debt creating capital receipts. ठीक है, borrowings कौन सी टाइप ऑफ जो है receipts है आपकी, तो ये आपकी जो है debt creating capital receipts है। ठीक है, वो debt create कर रही है इसलिए उसे हमने बोला है they are the kind of the debt creating capital receipts। फिर आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, either the assets are increasing or the liabilities are decreasing। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज हो रही होगी अगर हम बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो so capital expenditure are the expenditures of the government which result in creation of physical or financial assets or reduction in financial liabilities। ठीक है, जो फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स है वो क्रिएट होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है वो रिड्यूस होती हैं। दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, building, machinery, equipment, investment in shares, loans and advances by the central government to state and union territory government, PSUs and other parties। ठीक है, देखो ये आपका क्या हुआ, असेट का क्रिएशन, एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग को एक्वायर करना, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गए। ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, लोन्स एंड एडवांसेस जो हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू दी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये सारे जो है ये आपके असेट के टाइप हो जाते हैं कि इन सब से क्या हो रहा है, असेट क्रिएट हो रहा है। वहीं अगर मैं लाइबिलिटीज का बोलूं तो लाइबिलिटीज कैसे रिड्यूस हो रही है, रीपेमेंट ऑफ लोन करके। कोई एक लोन था गवर्नमेंट के पास में, उनकी जो बोरोइंग्स थी, ठीक है, सो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स थी गवर्नमेंट उससे क्या कर रही है, रीपे कर रही है, तो वो लाइबिलिटी कम हुई और ये एक काइंड ऑफ क्या है आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सो ये आपके लाइबिलिटीज वाले साइड में आ जाएगा। Now it is also categorized as plan and non-plan expenditure in the budget document। ये भी planned and non-planned है। ऐसे expenditures जो कि planned है, पता है पहले से कि ये इन जगह पर expense incur करने वाले हैं, वो आपके planned expenditure में आ जाएंगे। और ऐसे expenditures जो कि planned नहीं किए थे वो जो है एकदम से क्या हो गए, जनरेट हो गए हैं, तो वो आपके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। ठीक है, सो प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज रिलेटेड टू 5-year प्लान्स। एग्जाम्पल, परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ये जो अभी इसके पहले भी जो सारे एग्जाम्पल्स देखे वो भी आपकी इसी में आ जाएंगे कि वो सारी चीजें क्या है, प्लान्ड है। ठीक है, फिर आते हैं नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। सो इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज नॉट रिलेटेड टू 5-year प्लान्स। इट कवर्स वेरियस जनरल, सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल हो गया आपका डिफेंस, लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस, लोन्स टू स्टेट, यूटी एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे दीज आर नॉन प्लान्ड। ठीक है, कि जो है आपको इनिशियली नहीं पता था लेकिन बाद में आपको देना पड़ा किसी भी काइंड का लोन वगैरह। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, जो अर्थक्वेक आया, हमने देखा था रेवेन्यू वाले में कि अर्थक्वेक रिलीफ्स के लिए जो मनी दिया जा रहा है वो आपके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आया है ऑफ द रेवेन्यू नेचर। ठीक है, अब वहीं अगर मैं उसे कैपिटल से रिलेट करूं और अगर हम इससे रिलेट करें उसे इस लोन्स से, तो वो कैसे जो है हम उसे कर सकते हैं रिलेट ये लोन्स टू स्टेट एंड यूटी से। तो लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल कि फ्लड्स जो हैं वो कहाँ पर आए हैं, महाराष्ट्र में जो है वो आए हैं। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फ्लड्स और वी शुड से अर्थक्वेक की बात कर रहे थे तो अर्थक्वेक पे चलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली तो रिलीफ प्रोवाइड कर ही रही है। ठीक है, उनके साइड से वो रिलीफ प्रोवाइड कर रही है कि उन्होंने बोला कि सेंटर के साइड से हम इतना इतना मनी जो है विक्टिम्स को प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी तो कुछ ना कुछ करेगी ही ना। स्टेट गवर्नमेंट का भी क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो रिलीफ प्रोवाइड करे, वो जो है हेल्प प्रोवाइड करे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला कि हम XYZ अमाउंट जो है विक्टिम्स को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने बोला तो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास में लेट्स से
कि उतना जो है मनी नहीं है उस टाइम पर, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांग सकते हैं कि आप हमें लोन दे दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया, दिस वाज नॉन प्लान, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से नहीं सोच के रखा था कि अच्छा अर्थक्वेक आएगा महाराष्ट्र में, फिर हम जो है उनके जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें हम क्या करेंगे, लोन देंगे। ये पहले से नहीं सोचा था, ये जो है इवेंचुअली हो गया, ठीक है। तो ये चीज जो है ये अकर हो गई है एकदम से, तो अब उसके लिए भी जो है रिलीफ तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, उसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस वजह से जो है नॉन प्लान्ड भी हो सकते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक। आई गेस प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड दोनों क्लियर है। इसके अलावा अगर और भी आप लोगों को एक इन जनरल अगर हम देखें, प्लान नॉन प्लान को साइड में रखकर अगर हम इन जनरल बात करें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप जो दो मेन एग्जांपल्स आप लोगों के माइंड में एकदम अच्छे से फिट कर सकते हो, दैट इज द रीपेमेंट ऑफ लोन, इसकी वजह से लाइबिलिटी कम हुई, एंड क्रिएशन ऑफ असेट, ठीक है। कोई भी क्रिएशन ऑफ असेट कर लो आप, कोई भी प्लांट मशीनरी को खरीद लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, वो क्रिएशन ऑफ असेट कर लो और रीपेमेंट ऑफ लोन कर लो। तो ये जो दो एग्जांपल्स अगर आप प्रॉपर्ली रख लोगे, एक असेट साइड का, एक लाइबिलिटी साइड का, तो चीजें जो है वो आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी, ठीक है। सो आई गेस कि ये जो सारे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है, बी इट रेवेन्यू और इट बी कैपिटल, आई गेस ये सारे ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग गवर्नमेंट डेफिसिट पर। डेफिसिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डेफिसिट का मतलब बहुत ही क्लियरली हमें पता है, लॉस होता है, राइट। दैट मीन्स कि किसी भी काइंड का लॉस इनका किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट जो है क्या वो डेफिसिट पर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बहुत ही नॉर्मल चीज है। एंड इवन जो गवर्नमेंट है वो मेनली डेफिसिट साइड पर ही चलती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं इनकी रिसीट से, राइट। हम लोग लॉस में कब होंगे? हम लॉस में होंगे हमारी इनकम से कम, हमारी इनकम से ज्यादा हमारे अगर एक्सपेंसेस हो जाएं तो हम लॉस में रहेंगे। सेम वे में गवर्नमेंट लॉस में कब रहेगी? अगर उनकी रिसीट से ज्यादा उनके एक्सपेंसेस हो जाएं तो वो भी लॉस में रहेंगी, ठीक है। और यूजुअली यही होता है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स है वो ज्यादा रहते हैं किससे? रिसीट से, ठीक है। तो जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट कम है, सो दैट मीन्स कि हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट, ठीक है। अब ये जो डेफिसिट है ये वेरियस वेज के हो सकते हैं, तो ये सारे जो वेरियस टाइप्स हैं उन्हें हम लोग स्टडी कर लेते हैं और प्रॉपर्ली जो गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब है इसे हम लोग समझ। Budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म क्या याद रखना है आप लोगों को, ये जो estimated आया है, as we know कि बजट estimated होता है, planned होता है कि इतना इतना जो है रिसीट मिलने वाली है और इतना जो है एक्सपेंस इनकर करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है एस्टिमेटेड टर्म जरूर आएगा। अब देखिए हो सकता है कि यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को जो है क्वेश्चन दे दिया जाए कि जो गवर्नमेंट डेफिसिट है वो क्या होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू आपसे पूछा, उसमें आपको जो है दो ऑप्शन दे दिए, एक में बोल दिया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, एंड एक में बोल दिया टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स, ठीक है, नॉट रेवेन्यू, रिसीट्स हम बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा? जहां पर एस्टिमेटेड वर्ड आया है वो, ठीक है। तो ये चीज, ये जो छोटी छोटी चीज है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। When the government spends more than it collect, then it incurs a budgetary deficit. All right, I guess ये चीज तो क्लियर है। अभी जो है मैंने आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर ही दिया है। देन कम्स गवर्नमेंट डेफिसिट के तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है आपका फिस्कल डेफिसिट और एक होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। अब ये तीनों टाइप ऑफ डेफिसिट क्या क्या होते हैं, इनके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं और इन्हें कैसे क्योर किया जा सकता है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने रेवेन्यू डेफिसिट से। देखिए हम लोग पढ़कर आए हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, राइट। उसके अलावा कैपिटल रिसीट्स होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अब हमारा ये जो टर्म है ये क्लियरली हमें बोल रहा है कि हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं, मतलब कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे किससे? रेवेन्यू रिसीट से, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट में है। कौन से टाइप ऑफ डेफिसिट में है? रेवेन्यू डेफिसिट में है, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट को एग्जैक्टली उसके जो है नेम से जाना है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। So it refers to excess of revenue expenditure over revenue receipts during the given fiscal year. अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा revenue deficit is equals to revenue expenditure minus revenue receipts. Now students एक सिंपल सी चीज यहाँ से देखो कि रेवेन्यू जो बजट हम लोग पढ़कर आए हैं, राइट,
उसमें हमने देखा है कि जो रेवेन्यू वाला पार्ट है, जिसमें आप लोग रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लिखते हो, उसमें असेट और लाइबिलिटीज पर कोई भी जो है इफेक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट की डे टू डे जो पूरा काम धाम है जो उसमें चलता है, ठीक है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, जो डे टू डे रिसीट्स है, उसे हम बोल सकते हैं कि वो आती है आपके रेवेन्यू बजट में। अब अगर रेवेन्यू डेफिसिट इनकर किया जा रहा है तो इसका सिंपल इम्प्लीकेशन, इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास में इतना मनी भी नहीं है कि वो अपना जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उन्हें इनकर कर सके, ठीक है। तो ऐसा ये जो पर्टिकुलर है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट में गवर्नमेंट चल रही है तो ये बहुत ही ज्यादा जो है सीरियस एक हम बोलेंगे कि टॉपिक है हमारा, या एक बहुत ही ज्यादा जो है कंसर्न्ड टॉपिक है, बिकॉज रेवेन्यू डेफिसिट इज नॉट एट ऑल गुड। ये बताती है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को भी जो है इनकर करने के एबल नहीं है, ठीक है, और ये इनएबिलिटी जो है शो करती है, और उसकी वजह से जो है फिर गवर्नमेंट क्या करती है, फिर गवर्नमेंट जो है वो या तो मनी को बोरो करेगी, है ना, क्योंकि अब गवर्नमेंट को मनी तो चाहिए होगा ना, रिसीट्स तो कहीं से लेगी। तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट होने की वजह से जो कैपिटल बजट है, राइट, जो हम लोगों ने कैपिटल बजट में पढ़े हैं दो चीजें, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, उसमें से जो है गवर्नमेंट इस रेवेन्यू डेफिसिट को क्या करने वाली है, फुलफिल करने वाली है, राइट, उसे जो है बराबर करेगी, आपका जो डेफिसिट है उससे बाहर निकलेगी। तो अब अगर डेफिसिट से बाहर निकलना है, इट मींस कि इनकम होनी चाहिए, और इनकम होनी चाहिए तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि रिसीट्स जो है वो मिलनी चाहिए। अब देखिए रेवेन्यू डेफिसिट को अगर आप गवर्नमेंट को सेटल करना है तो गवर्नमेंट कैसे करेगी, वो या तो जो है बोरो करेगी मनी को, राइट, वो क्या करेंगी, या तो बोरो करेंगी, दैट मीन्स इसकी वजह से जो लाइबिलिटीज हैं वो होंगी इंक्रीज, ठीक है। या फिर इसके अलावा एक और क्या कंसेप्ट हो सकता है गवर्नमेंट के पास में, एक और क्या ऑप्शन हो सकता है, सो वी कैन से इट इज द डिसइन्वेस्टमेंट, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, डिसइन्वेस्टमेंट में जो असेट्स हैं वो कम होंगे, और ये दोनों ही चीजें जो है ये सही नहीं है, राइट, ना तो ये बोरोइंग सही रहेगी और ना ही असेट का डिक्रीज होना सही रहेगा। तो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट जो कैपिटल रिसीट्स है वो इंक्रीज होने वाली है, और कैपिटल असेट्स कैपिटल रिसीट्स इंक्रीज होने वाली है। तो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज है वो या तो इंक्रीज होगी या फिर असेट्स डिक्रीज होंगे, और ये दोनों ही चीजें जो है ये बहुत ज्यादा हम इसे फेवर नहीं करेंगे, ठीक है, दीज आर नॉट सो मच फेवरेबल, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चीज सही नहीं है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल रिसीट्स जो है वो उन्हें मिलता है, ठीक है, या फिर जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसे गवर्नमेंट सेटल करने के लिए क्या करती है, जो कैपिटल रिसीट्स है ये अंडरटेक करती है। ऑल राइट, आई गेस इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए इसके अलावा जो है हम ये बोलेंगे, अगर ये बोला जाए कि कैसे जो है रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जा सकता है, तो उसमें आप सिंपल इतनी चीज बताओगे कि या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कम करे या फिर अपने जो सोर्स ऑफ रिसीट्स है वो इंक्रीज करें, ठीक है, रिसीट्स इंक्रीज कर दो या फिर एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर दो, बात जो है वो आपकी बराबर पे आ जाएगी। और अगर दोनों कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, डेफिसिट जो है वो बहुत ही जल्दी जो है सेटल हो पाएगा, ठीक है। सो आई गेस जो रेवेन्यू डेफिसिट का पूरा मतलब है और जो इसका इम्प्लीकेशन है, इससे जो हम इससे जो इफेक्ट होता है, या इससे जो हम बोले कि इससे जो हमें समझ में आता है, जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में हम जो चीजें फाइंड आउट करते हैं वो क्या होती है, आई गेस ये क्लियर है, दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इनकर डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म तक रेवेन्यू डेफिसिट है तो ये बिल्कुल भी जो है सही चीज नहीं है फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। So revenue deficit signifies that government's own revenue is insufficient to meet the expenditures or normal functioning of government departments and provisions for various services, ठीक है। इससे हम यह समझते हैं कि गवर्नमेंट के जो खुद के रेवेन्यूज है या खुद के जो रिसीट्स है वो इनसफिशिएंट है जो उनके एक्सपेंसेस हैं उन्हें मीट करने के लिए। ऑल राइट, so implications of revenue deficit, it indicates the inability of the government to meet its regular and recurring expenditures in the proposed budget, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट की इनएबिलिटी उनके रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स को इनकर करने का, ठीक है।
इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिससेविंग, ये भी इम्प्लाई करेगा कि गवर्नमेंट डिससेव कर रही है। डिससेव क्यों कर रही है? अब देखिए ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब हमारी इनकम से ज़्यादा अगर हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो हम उन एक्सपेंसेस को कैसे इनकर करते हैं? जो हमारी प्रीवियस वाली सेविंग्स है उसे यूज़ करके, ठीक है। तो इससे हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम से जब उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए तो गवर्नमेंट उन एक्सपेंसेस को कैसे जो है इनका करने वाली है? अपनी जो पुरानी सेविंग्स है उसे यूज़ करके, ठीक है। सो इसका सिंपल सा जो है इम्प्लीकेशन हम ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डिससेव कर रही है, ठीक है। देखो एकदम सिंपल सी चीज़ है गवर्नमेंट बजट को समझना, उसे जो है अपने पर्सनल बजट से क्या करो, एकदम जो है साइमल्टेनियसली लेकर चलो। जैसे हम फंक्शन करते हैं अपने बजट के लिए या जैसे हम फंक्शन करते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को लेकर, अकॉर्डिंगली वैसे ही गवर्नमेंट भी फंक्शन करती है, ठीक है। हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी फैमिली के लिए कर रही है, दैट इज द होल कंट्री। All right. It also implies that the government has to make up this deficit from capital receipts, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो गवर्नमेंट है उन्हें ये जो डेफिसिट है वो कहाँ से मेकअप करना पड़ेगा? कैपिटल रिसीट से, दैट इज थ्रू बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। इट मीन्स रेवेन्यू deficit either leads to an increase in liability in the form of borrowings or reduces the asset through disinvestment, ठीक। तो आई गेस ये वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये अभी अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। Then use of capital receipts for meeting the extra consumption expenditure leads to an inflationary situation in the economy, ठीक है। जो ये कैपिटल रिसीट्स को अगर यूज करना, ये जो प्रॉपर जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं इन्हें इनकर करने के लिए या इन्हें मीट करने के लिए ये लीड करता है इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस में, इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन कैसे आएगा स्टूडेंट्स? तो देखो सिंपल सी चीज है, इफ गवर्नमेंट इज बोरोइंग, गवर्नमेंट के पास में पैसा आया और वो उस पैसे से क्या करेगी और एक्सपेंसेस जो है वो इनका करने वाली है, राइट। सो अल्टीमेटली वो मनी जो है हमारी इकोनॉमी में आएगा और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है इकोनॉमी में तो फिर जो है वो इन्फ्लेशन को लीड करता है, ठीक है। सेम गोज टू दी डिसइन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, गवर्नमेंट के पास में मनी आया, गवर्नमेंट ने उस मनी को जो है कहाँ पर डंप किया? इकोनॉमी में, तो जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हुई, अल्टीमेटली उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस जो है वो अराइज हुई, ठीक है। A high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure और increase its revenue, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि एक जो हाई डेफिसिट होता है वो किस चीज का वार्निंग सिग्नल देता है कि गवर्नमेंट को या तो अपने एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे या फिर अपनी जो रिसीट्स है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज जो है इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। देन मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, रिड्यूस एक्सपेंडिचर और इंक्रीज रेवेन्यू, ठीक है। कैसे आप रेवेन्यू डेफिसिट को जो है कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो? तो या तो एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करो या फिर रेवेन्यू को इंक्रीज करके, ठीक है। देन नेक्स्ट वन जो नेक्स्ट डेफिसिट है हमारा, दैट इज द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट क्या है इसे समझते हैं। प्रेजेंट्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंसेस। It is widely used as a budgetary tool for explaining and understanding the budgetary developments in India. It refers to excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings during the given fiscal year, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ और सिर्फ ये समझा कि रेवेन्यू पार्ट ऑफ जो रेवेन्यू बजट है उस पार्ट पर जो है गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, ठीक है। उस पार्ट पर कितना इम्बैलेंस है इस चीज को समझा। लेकिन जब हम फिस्कल डेफिसिट पर आते हैं तो फिस्कल डेफिसिट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमें जो वेरियस इम्बैलेंसेस हैं उन्हें बताता है, उन्हें शो करता है और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। टोटल एक्सपेंडिचर्स ले रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर्स में आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों पार्ट होंगे और जो टोटल रिसीट्स है इसमें आपकी कैपिटल रिसीट्स प्लस जो जो रेवेन्यू रिसीट्स है दोनों रहेंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आपकी बोरोइंग्स नहीं आएगी। दैट मीन्स अगर मैं कैपिटल रिसीट्स की बात करूं तो जो डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है वो नहीं हम इंक्लूड करते हैं। डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स यही होती है,
बोरोइंग्स एंड ऑल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो डेप्थ है या हमारे गवर्नमेंट का जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो रहा है, दे आर दी डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। सो हमेशा जो है हम फिस्कल डेफिसिट में इस बोरोइंग को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। अब देखिए आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो बेसिकली ये बताता है कि गवर्नमेंट कितना मनी बोरो कर रही है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट को हम बोरोइंग्स के इक्वल भी मानते हैं। अब कभी आपके जो है क्वेश्चन आपके पास में आ जाए, उसमें आपके पास में बोरोइंग्स गिवन हो, ठीक है, आप लोगों के पास में क्वेश्चन में बोरोइंग्स गिवन और आपसे बोला जाए कि फिस्कल डेफिसिट कितना है आप बताओ, तो आपको सीधा सीधा ये बताना है कि बोरोइंग्स कितनी है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग होता है, ये चीज हमेशा याद रखना है कि फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होगा, बोरोइंग के इक्वल होगा। अब देखो एक सिंपल सी चीज समझो स्टूडेंट्स, यहां से ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें दोनों टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है आपका, कैपिटल प्लस रेवेन्यू, ठीक। आपके जो टोटल रिसीट्स है इसमें भी दोनों टाइप ऑफ रिसीट्स है आपकी, कैपिटल प्लस रेवेन्यू। बस इस कैपिटल रिसीट्स में से इस बोरोइंग्स को हम कर देंगे क्या, माइनस, ठीक है। दैट मीन्स जो भी आपकी लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है वो आप लोग इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, अदरवाइज जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट या फिर एसेट रिड्यूस कर जो मनी आ रहा है वो आप इसमें इंक्लूड करते हो कैपिटल रिसीट में। अब देखो यहां से सिंपल सी चीज समझो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। हम लोग समझ कर आए कि ये रेवेन्यू डेफिसिट जब इनकर किया जाता है तो उसकी वजह से कैपिटल रिसीट्स जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स इंक्रीज होती है तभी आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या होता है, मीटअप होता है या जो है वो सेटल होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि कैपिटल रिसीट्स का एक इम्प्लीकेशन ये होता है कि दैट इज द रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक। अब इसमें से यहाँ पर आप कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इनकर कर रहे हो, अब इस एक्सपेंडिचर को इनकर करने के लिए भी आपको कुछ रिसीट्स चाहिए। सो दैट मीन्स अल्टीमेटली आपके जो एक्सपेंस और जो रिसीट्स होता है वो इक्वल आ जाएगा, राइट। आपके एक्सपेंस और जो रिसीट्स है टोटल वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल आ जाएंगे। जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा था उसको फुलफिल करने के लिए आपने कैपिटल रिसीट्स क्या किया है, आपने जो है मतलब कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, कैपिटल रिसीट्स जो है वो उन्हें मिली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकर करने के लिए भी उन्होंने क्या किया, कैपिटल रिसीट्स का यूज किया। सो दैट मीन्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है उतना ही एक्सपेंस इनकर करेगी जितनी उनकी क्या है, रिसीट्स है, ठीक। तो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स एक टाइम पर जाकर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमें डेफिसिट फाइंड आउट करना है, तो डेफिसिट का मतलब कि क्या, कि गवर्नमेंट लॉस में है, तो इसीलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से बोरोइंग्स को माइनस कर रहे हैं। जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने भी रिसीट्स हैं, सब इक्वल हो गए। कब, जब इसमें बोरोइंग्स भी थी। लेकिन अब अगर मैं इसमें से बोरोइंग्स को हटा दूं, ठीक है, ये जो हमारे कैपिटल रिसीट्स हैं, गवर्नमेंट जो है वो इतने एसेट्स जो हैं वो क्या, इतने जो एसेट्स है वो सेल आउट नहीं करती है जितना वो बोरो करती है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स जो है वो ज्यादा होती है। तो आप टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर दोगे, लेकिन उसमें से आप बोरोइंग्स को क्या नहीं करोगे, माइनस नहीं करोगे, ठीक है। मतलब कि हम सिंपल वे में ये बोल सकते हैं कि मान लो मेरी जो गवर्नमेंट है उनके जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो है कुछ 500 करोड़ के, ठीक है। उनकी जो टोटल रिसीट्स है, टोटल रिसीट्स में आपकी क्या है, बोरोइंग्स भी इंक्लूडेड है। टोटल रिसीट्स भी मान लो हमारी कितनी है, 500 करोड़ की है। तो ऐसे केस में अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू कर दूं तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। यही चीज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है वो इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि जितने रेवेन्यू होंगे उतना ही गवर्नमेंट एक्सपेंस भी इनकर कर पाएंगी। डिस सेविंग्स वगैरह जो है वो किया जाएगा, लेकिन वो भी एक काइंड ऑफ क्या है, सब कुछ इसी में इंक्लूड हो गया। अब यहां से मैंने क्या किया, इस टोटल रिसीट में से माइनस कर दिया बोरोइंग्स को, ठीक है। लेट्स से बोरोइंग्स है हमारी कितनी, 200 रुपीज की, ठीक है। तो अगर मैं 200 रुपीज की बोरोइंग्स को माइनस कर दूं तो अब मेरे पास में आ जाता है 300। अब मैं 500 माइनस 300 करूंगी तो आंसर हमारे पास में कितना बचेगा, 200 बचेगा। दैट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स एंड दैट इज इक्वल्स टू द फिस्कल डेफिसिट। ऑल राइट, तो फिस्कल डेफिसिट में एक चीज हमें क्या याद रखनी है कि इसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू करेंगे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। एंड फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोरोइंग्स होता है। सो दैट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपको बताता है कि गवर्नमेंट ने कितना जो है मनी बोरो किया है, ठीक।
या फिर वो हम उसे इस वे से भी बोल सकते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो शो करता है गवर्नमेंट की जो बोरोइंग नीड्स है उसे। हायर फिस्कल डेफिसिट इट मींस हायर बोरोइंग्स व्हिच इज नॉट एट ऑल गुड, ठीक। So the extent of fiscal deficit is an indication of how far the government is spending beyond its means, ठीक है। तो जो fiscal deficit है वो क्या बताता है कि गवर्नमेंट अपने मीन्स से फार अवे कितना जो है स्पेंड कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो कर रही है, इट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है, गवर्नमेंट वो चीज को मतलब कि मनी को बोरो करके फिर एक्सपेंस इनकर कर रही है। तो ये चीज जो है ये बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने मीन्स से कितना ज्यादा जो है एक्सपेंस इनकर कर रही है। दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द बोरोइंग्स और द फिस्कल डेफिसिट। ऑल राइट, नाउ इम्प्लीकेशन डेब्ट ट्रैप्ड इसका हो गया। डेब्ट ट्रैप्ड आप जो है अगर आपका फिस्कल डेफिसिट हाई 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 लग रहा है, या मान लो कि एक बार का आपका फिस्कल डेफिसिट हाई था, ठीक है, आप मतलब कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है लेट्स से ये क्या है, हाई है। नाउ वी नो कि बोरोइंग्स पर आपको जो है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट पेमेंट भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। फिर इस इंटरेस्ट पेमेंट को अगर गवर्नमेंट नहीं इनकर कर पाई तो फिर से जो है बोरो किया जाएगा मनी, उस पर भी इंटरेस्ट होगा, फिर उसके लिए बोरो। तो ऐसे कर करके जो है पूरा जो गवर्नमेंट है वो डेब्ट ट्रैप में क्या हो जाएगी, फंस जाएगी, ठीक है। उस ट्रैप में वो क्या हो जाएंगी, वो जो है वो उस ट्रैप में ही रह जाएंगी, ठीक है। सो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग्स नॉट ओनली इन्वॉल्व्स रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यही चीज की सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बल्कि इंटरेस्ट भी रीपे करना है, और अगर इंटरेस्ट के लिए फिर से बोरो किया तो अल्टीमेटली आपको प्रिंसिपल अमाउंट के लिए भी बोरो करना पड़ेगा, और प्रीवियस वाला लोन चुकाने के लिए आप दूसरा लोन ले रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप बहुत ही ज्यादा जो है किस में फंस चुके हो, जो डेब्ट ट्रैप है उसमें फंस चुके हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट एट ऑल गुड। All right, so interest payment increase the revenue expenditure which leads to revenue deficit। अब ये बात भी बिल्कुल सही है कि interest payment that is a revenue expenditure, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से क्या हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है। एंड वी नो कि रेवेन्यू डेफिसिट जब इंक्रीज होता है तो उसे मीट अप करने के लिए हम कैपिटल रिसीट्स की यूज करते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंगली इट क्रिएट्स अ विशियस सर्कल ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट wherein government takes more loans to repay the earlier loans. As a result, country is caught in a debt trap, ठीक है। आई गेस ये जो पर्टिकुलर इम्प्लीकेशन है ये आप लोगों को क्लियर है अच्छे से। देन इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट। इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है। अब जो है इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन भी होगा, क्योंकि यूजुअली गवर्नमेंट बोरो करती है आरबीआई से, ठीक है। यूजुअली यही करती है कि आरबीआई से बोरो करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स या हम ये बोले कि बहुत सारे जो है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स फॉरेन वाली भी है। दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन जो हमारे लेंडर्स होते हैं उनसे भी मनी को क्या करती है, बोरो करती है। तो अभी उस वाले पॉइंट पर भी आ रहे हैं, दैट इज दिस वन। उसके पहले जो है हम लोग आरबीआई से समझ लेते हैं कि जब आरबीआई से मनी बोरो किया गया तो आरबीआई ने जो है जो ये लेंडिंग है वो किस वे में की, डेफिसिट फाइनेंसिंग से। दैट मीन्स कि न्यू करेंसीज को प्रिंट किया गया, ठीक है। और जब न्यू करेंसीज प्रिंट होती है स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से वो जो न्यू करेंसी है वो कहाँ आएगी, वो हमारी इकोनॉमी में आएगी, और इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। Then comes to the foreign dependence. Government also borrows from the rest of the world, which raises its dependence on other countries, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो दूसरे जो है दूसरी कंट्रीज से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी क्या करती है, मनी को बोरो करती है। उसकी वजह से जो दूसरी कंट्रीज है उन पर डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाता है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आप लोग ले सकते हो एंड आप लोग कनेक्ट कर सकते हो विथ श्रीलंका, राइट। श्रीलंका में यू ऑल नो कि बहुत ज़्यादा जो है क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। तो श्रीलंका जो है वो हेल्प मांग रही है वेरियस कंट्रीज से, ओके। और वेरियस कंट्रीज हेल्प कर रही है, इंडिया हेल्प कर रही है, चाइना हेल्प कर रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो श्रीलंका है उसका जो डिपेंडेंस है किस पर,
इंडिया, चाइना एंड और भी जो हमारे वेरियस नेशंस हैं एंड और भी जो वेरियस हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अल्टीमेटली होगा क्या एट द एंड कि श्रीलंका जब इतना ज्यादा क्या करेगी, इतना ज्यादा मनी इधर उधर से बोरो कर रही है, तो जिसने मनी लेंड किया है उसका प्रेशर श्रीलंका पर रहेगा एंड अल्टीमेटली श्रीलंका को उन सारे नेशंस की जो है बात भी माननी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये एक और जो है हम एक और बुरी कंडीशन में क्या हो रहे हैं, जाते जा रहे हैं, राइट। एक तो फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ रहा है ना, हम जो है बिना जो है किसी की हेल्प के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम द कंट्री, बट हमें जो है कंट्री के बाहर जो है हेल्प लेनी पड़ रही है, अकॉर्डिंगली हमारा उन पर डिपेंडेंस बढ़ रहा है। साथ ही साथ उनका जिनसे हमने जो है मनी वगैरह लिया है, जिनसे हमने हेल्प ली है, वो जो है अब हमारे हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं उनमें ज्यादा क्या करने लगेंगे, इंटरफेयर करने लगेंगे। तो अल्टीमेटली आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर भी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसका जो है इंटरफेरेंस बढ़ेगा, उनका जो है प्रेशर बढ़ेगा और हमें उनके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो अगर फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ता है तो उसकी वजह से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, ठीक है। सो इसीलिए जो है ये जो इंक्रीज्ड बोरोइंग्स या इंक्रीज्ड फिस्कल डेफिसिट है, इससे हम ये बोलेंगे कि इससे जो है फॉरेन डिपेंडेंस भी बढ़ता है। देन हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, और ये चीज जो है ये फ्यूचर ग्रोथ को भी हैम्पर करेगी। बोरोइंग्स इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, इट एडवर्सली अफेक्ट्स द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये जो है ये फ्यूचर में क्या कर रही है, या ये जो फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए जो है एक बर्डन बन रही है, राइट। जैसे कि सिंपल सी चीज है, एक लोन लिया और उस लोन को रीपे करने के लिए 20 ईयर्स जो है वो टाइम पीरियड लिया गया। अब वो जो 20 ईयर्स का टाइम पीरियड है, आज जो एक इन्फेंट है वो 20 ईयर्स के बाद में 20 ईयर्स का हो जाएगा, राइट। एंड मान लो जो 10-15 ईयर्स के हैं वो और जो है उनकी एज बढ़ेगी। दैट मीन्स कि वो लोग जो है वो एक वर्किंग ग्रुप में आ जाएंगे और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का लोन, इट मीन्स कि पूरी कंट्री का लोन है और हम सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम सभी लोगों को जो है उसे रीपे करना पड़ेगा। हम उसे कैसे रीपे करेंगे, इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट जो है वो मनी हम लोगों से लेंगी, ठीक है। हो सकता है कि अगर ज्यादा ही ये सारी चीजें हुई और ज्यादा ही जो है अगर लोन्स वगैरह पर डिपेंडेंस बढ़ी तो जो टैक्स रेट है वो हाई कर दिए जाएंगे। टैक्स रेट अगर हाई किए, इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो, हम लोग उसे पे करने वाले हैं, वो बर्डन किस पर आया, हम पर आया, राइट। दैट मीन्स जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी जो है वो एक बर्डन बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ज्यादा बोरोइंग्स सही नहीं है। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है इसके जो वेरियस इम्प्लीकेशंस वगैरह ये आप लोगों को क्लियर हो गए। नाउ सोर्सेस फॉर फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कैसे किया जाता है, सो थ्रू बोरोइंग्स या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, ठीक है। दैट मीन्स अगर फिस्कल डेफिसिट इनकर किया जा रहा है तो उसे सोर्स करने के यही जो है हमारे पास में ऑप्शंस हैं और अगर इन्हें यूज करते हैं तो वेरियस हम लोगों ने इम्प्लीकेशंस देखे। सो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि हाई फिस्कल डेफिसिट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। देन आता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ जो डेफिसिट है, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। अब देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। So primary deficit refers to the difference between fiscal deficit of the current year and interest payment on the previous borrowings. That means primary deficit is equals to fiscal deficit minus interest payment, ठीक है। अब जो primary deficit है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली ये बताता है कि गवर्नमेंट कितना मनी बोरो कर रही है to repay the previous interest payments, ठीक है। जो प्रीवियस के इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उन्हें पे करने के लिए गवर्नमेंट कितना मनी बोरो कर रही है, ओके। जैसे कि अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, मान लो हमारा फिस्कल डेफिसिट है 500 CR का और इंटरेस्ट पेमेंट भी 500 CR का है, सो दैट मीन्स कि हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ, 0 हुआ, राइट। अब प्राइमरी डेफिसिट 0 हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हम लोग डेफिसिट में नहीं है। ये जो प्राइमरी डेफिसिट 0 हुआ है इसका इम्प्लीकेशन क्या है ये समझिए। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जितना मनी बोरो कर रही है उतना पूरा का पूरा जो है इंटरेस्ट पेमेंट में यूज किया जा रहा है, ठीक है।
गवर्नमेंट ने 500 CR जो है ये क्या किया है, बोरो किया। वो पूरा किसके लिए बोरो किया है, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। तो ये बिल्कुल भी सही कंडीशन या जो है सिचुएशन नहीं होती है इकोनॉमी के लिए, बिकॉज अगर ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए बोरो कर रही है, या फिर हम ये बोलें कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट भी जो है वो खुद इनकर नहीं कर पा रही है, उन्हें मीटअप नहीं कर पा रही है और इसकी वजह से उन्हें बोरोइंग्स करनी पड़ रही है, सो दैट मीन्स कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू डेफिसिट है प्लस बहुत ज्यादा हाई फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। तो ये चीज सही नहीं है। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा फिस्कल डेफिसिट और जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है कि वो जितना कम है उतना अच्छा है। अगर प्राइमरी डेफिसिट जितना कम है उतना अच्छा है, तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है कि प्राइमरी डेफिसिट ये बता रहा है कि अगर ये जीरो है दैट मीन्स गवर्नमेंट बोरो कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट पेमेंट को इनकर करने के लिए, राइट। सो दैट इज नॉट एट ऑल जो है नॉट एट ऑल गुड या नॉट एट ऑल जो है हम ये बोलेंगे कि कंसिडरेबल, ठीक है। इफ अगर मैं यहीं पर ही बोलूं कि गवर्नमेंट जो है वो 500 CR उन्होंने जो है बोरो किया है मनी एंड जो उनका इंटरेस्ट पेमेंट है दैट इज 400 CR, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है कितना, 100 CR, विच इज बेटर देन जीरो, ठीक है, विच इज बेटर देन जीरो। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ 300 CR जो है इंटरेस्ट पेमेंट है, तो आपका जो है रेवेन्यू डेफिसिट सॉरी प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 200 CR आ जाता है। दैट मीन्स अगर प्राइमरी डेफिसिट हाई है तो हम ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है वो दूसरे काम में यूज की जा रही है अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। सो अगर प्राइमरी डेफिसिट आपका हाई है तो उसे हम बोलेंगे कि ये एक ठीक कंडीशन है, इससे हम थोड़ा बोल सकते हैं कि इट्स लाइक थोड़ी फेवरेबल कंडीशन टाइप ऑफ हो सकती है। बट अगर आपका फिस्कल डेफिसिट या फिर आपका जो है रेवेन्यू डेफिसिट की बात है तो वो तो कम ही होने चाहिए, वो हाई नहीं हो सकते हैं। ऑल राइट, अब देख लेते हैं इम्प्लीकेशंस प्राइमरी डेफिसिट के। सो इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। ये हमें क्या बताता है कि जो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स है वो कितनी जो है इंटरेस्ट पेमेंट के अपार्ट यूज की जा रही है। The difference between fiscal deficit and primary deficit show the amount of interest payments on the borrowings made in the past, ठीक है। जो डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का वो ये बताता है कि कितना अमाउंट जो है इंटरेस्ट पेमेंट का वो जो है हमारी जो प्रीवियस वाली बोरोइंग्स है उन पर किया गया है। सो अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑन अर्लियर लोन्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो, ठीक है। तो अगर जीरो हमारा जो है प्राइमरी डेफिसिट आता है तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो प्रीवियस की जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसने गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि वो मनी को बोरो करें। ऑल राइट, आई गेस ये चीजें आप लोगों को क्लियर है। नाउ प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। इस चीज को और समझ लेते हैं कि ये क्या है कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो फिस्कल डेफिसिट का रूट कॉज क्यों है। So in India, interest payment have considerably increased in the recent years. High interest payments on past borrowings have greatly increased the fiscal deficit. To reduce the fiscal deficit, interest payment should be reduced through repayment of loans as early as possible, ठीक है। मोस्टली जो है हम लोग इंडिया में यही देखते हैं कि बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उन्हें बोरो करना पड़ता है और इसकी वजह से अगर ज्यादा बोरोइंग्स होंगी तो अल्टीमेटली आपका फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। सो इसमें हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कम अगर रहेंगे तो वो सही रहेंगे, और ये कम कैसे रहेंगे, इफ जो है अर्ली रीपेमेंट होगा लोन्स का तो, ठीक है। सो जो एक मोस्ट एसेंशियल चीज है दैट इज दी रीपेमेंट ऑफ जो लोन्स है एज सून एज पॉसिबल। ऑल राइट, आई गेस ये सारी चीजें आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गई है। जो पूरा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर है हमारा वो अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ यहाँ से एक क्वेश्चन और जो है आप लोगों का बन सकता है और वो इंपॉर्टेंट भी है, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, दैट इज फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एक डेवलपिंग कंट्री के लिए जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो कैसी होनी चाहिए, दैट मींस डेफिसिट, सरप्लस, बैलेंस्ड क्या होना चाहिए। अब देखिए नॉर्मली हम लोग ये बोलेंगे
कि अगर हमारी जो इकोनॉमी है वो अगर सरप्लस में है तो वो सबसे अच्छी बात है, राइट। तो सरप्लस आप टिक कर आ जाओगे, या फिर आप बैलेंस्ड वाला जो बजट है वो टिक कर आ जाओगे। लेकिन देखिए, अगर हम एकदम रियलिटी में बात करें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा इनकर किए जाते हैं, एंड गवर्नमेंट का जो है एक मेन रोल होता है इस पूरी इकोनॉमी को ग्रो करवाने में, उसे जो है पूरा हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो फ्रेम करने में। तो गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा एक्सपेंसेस इनकर करती है, ठीक है, और उतनी रिसीट्स उनकी होती नहीं है। तो अल्टीमेटली फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, दैट इज, हम ये बोलेंगे कि फॉर अ डेवलपिंग कंट्री इट इज ओके इफ जो है अगर थोड़ा बहुत डेफिसिट है तो, ठीक है, और थोड़ा बहुत डेफिसिट रहता ही है, ये एक नॉर्मल एक ये रियलिटी है। तो इफ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि डेवलपिंग कंट्री के लिए कौन सा टाइप ऑफ जो है बजटरी सिचुएशंस सही रहेगी, तो आप लोगों को जो है डेफिसिट वाला जो है ये क्वेश्चन पर ये जो है आपका आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर जो है कंफ्यूजन होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसका आंसर आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अपार्ट हम लोग बहुत सारे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमारा जो MCQ वाला वीडियो होगा उसमें, ठीक है। फॉर नाउ हम लोग जो है इस पर्टिकुलर यूनिट को कंप्लीट करते हैं, एंड आई गेस कि आप लोगों को ये पूरा यूनिट जो है वो अच्छे से क्लियर भी हो गया है। नाउ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और लेते जाइए, दैट इज ये जो सारे वीडियोस हैं ये आप लोग बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन्स की, उससे। YouTube पर फाइंड आउट करने में बहुत बार आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप क्या करो, सबसे बेस्ट मेथड या सबसे बेस्ट वे हम बोलेंगे दैट इज जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है उसे आप क्या कर सकते हो, उसे आप यूज कर सकते हो। गूगल आप लोगों को ओपन करना है, वहां पर आपको वेबसाइट सर्च करनी होगी, दैट इज www.magnetbrains.com। जब आप इस वेबसाइट को सर्च करोगे तो आपकी जो है ये जो होम पेज है वो ओपन होगा। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप वेरियस जो है कोर्सेज के ऑप्शंस देखोगे। इसमें से एक कोर्स आप लोगों को दिखेगा CUET पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में उसे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है मेरी फोटो लगी हुई दिख जाएगी जिसमें कि क्लियरली लिखा है CUET इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर जो है आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू CUET। सो इसके जो वॉच नाउ है इस पर क्लिक कीजिएगा, वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वेरियस टॉपिक्स की लिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। इनमें से आपको जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कर दो तो वीडियो जो है वो प्ले हो जाएगा। ऑल राइट, अगर नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो यहाँ से आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर दें। इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना है, कोई और वीडियो देखना है, यहाँ से कैंसिल कर देना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन होगा, फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करना, और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।